कल के ताबड़तोड़ तेजी के बाद आज बाजार थोड़ा सा सुस्त है और आपको गिफ्ट निफ्टी के अंदर वैसे दिख रहा होगा वो 100-125 पॉइंट तक का हल्का सा करेक्शन, और ये सिर्फ उसी का ही एक ठहराव का एक पॉइंट है और कुछ भी नहीं है। असल में आपको 100-125 पॉइंट्स नहीं देखने चाहिए, कल के 900 पॉइंट्स को ज़्यादा एनालिसिस करना चाहिए जो कल बाजार ने दिखाए हैं। मेरे साथ मानसी और अभिषेक है, अगले 2.5 घंटे हम आपके साथ बने रहेंगे, मेहमानों को जोड़ लेंगे, एक एक करके सब चीज़ें आपके सामने रखेंगे। देश के प्रधानमंत्री ने भी अपनी बात रखी है रात को 8 बजे। पहले मैसेज आया कि 8 बजे देश के नाम पे संबोधन होगा, फिर समझ में आया जब देश के प्रधानमंत्री ने देश के नाम को तो संबोधन किया ही क्या, पाकिस्तान को भी संबोधन किया। तो कल एक देश का संबोधन नहीं था, एक्चुअली में कल 2 देशों का संबोधन था। तो इसलिए सारी बारीकियां, सब चीज़ें आप मार्केट से कनेक्ट करके ज़रूर डॉट्स को जोड़ते जाइएगा। इस सबको हम और आसान करने की कोशिश करेंगे मेहमानों के साथ जुड़ के, और धीरे धीरे करके सारे पॉइंट्स रखेंगे। 4 अहम ट्रिगर कौन से हैं वो पहले विंडो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी, उसको आप ज़रा नोटिस कीजिएगा। उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट रखेंगे। ग्लोबल मार्केट चरम में सबसे ऊपर होगा, तो विंडो में भी सबसे ऊपर है। डाउ के अंदर कल 1160 अंक की बढ़ोतरी हुई है। हम ईस्ट वाली कंट्रीज़ हैं, हमारे बाज़ार पहले खुलते हैं, हम जल्दी रिएक्शन देते हैं। वेस्ट वाले थोड़ा बाद में रिएक्शन देते हैं। यूएस और हमारे में तो दिन और रात का भी फ़र्क है, ठीक है। तो ये उनका रिएक्शन है, हमारा रिएक्शन कल कैलकुलेटेड था, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि चाइना और यूएस के बीच में नेगोशिएट हो रहा है टैरिफ को। फार्मा शेयरों को झटका लग सकता है, यूएस में दवाओं को कीमतें करीब 60% कम होंगी, ऐसी बातें रखी गई हैं। कल काफ़ी अच्छे शेयर्स चल रहे थे फार्मास्यूटिकल्स के लिए, आज दिन थोड़ा सा दबाव का रहेगा। तीसरी खबर, टाटा स्टील नोबेलिस के नतीजे अनुमान के मुताबिक एसआरएफ के अच्छे नंबर्स आए। आपको हमने बात नोटिस भी करवाई हुई कि ये साल सेकेंड हाफ केमिकल्स का हो सकता है। अगर टैरिफ पे बहुत जल्दी बात बन जाती है तो हो सकता है थोड़ा पेस स्लो हो जाए, अदरवाइज नहीं तो केमिकल्स का ईयर है ये। टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, सिप्ला और एयरटेल के नंबर्स आ जाएंगे, इसका निजी इम्पैक्ट उन स्टॉक्स पे आज बढ़ेगा। तो 4 विंडो में 4 अहम चीज़ें हमने आपके सामने रखी हैं और धीरे धीरे करके कार्यक्रम हम आगे बढ़ा रहे हैं और ग्लोबल मार्केट्स का सेट ऑफ भी समझने की कोशिश करते हैं, और साथ ही साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सब चीज़ें हम आपके सामने रखेंगे। मानसी, तो बाजार के बड़े संकेत आपने देखे सुने, लेकिन कल देश के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संबोधन दिया था, वो संबोधन सबसे अहम इवेंट कल शाम का था। 10 मई को हुए युद्ध विराम के 2 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम 8 बजे देश को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने पाकिस्तान और आतंकवाद पर कई वार किए। पीएम ने साफ कहा कि टेरर, ट्रेड और टॉक एक साथ नहीं चल सकते, साथ ही पानी और खून भी साथ नहीं बहेगा। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। साथियों, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस संबोधन में पहलगाम आतंकी हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता तक सारे के सारे अहम पहलुओं को छुआ, और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को देश की बहन, बेटी और माता के नाम समर्पित किया।
गौरतलब है कि पाकिस्तान ने पिटने के बाद सीज फायर की गुहार लगाई थी। आतंकियों को हमने करारा जवाब दिया और घरेलू डिफेंस कंपनियों की भी तारीफ करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कल शाम के संबोधन में। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल सही नहीं जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब विदेशी बाजार के संकेतों का जिक्र करते हैं। विदेशी बाजार कल की धुआंधार भारतीय बाजार की तेजी के ठीक बाद इस वक्त अगर आप देखेंगे गिफ्ट निफ्टी से सेंटिमेंट्स करीब 100 अंकों की कमजोरी के नजर आ रहे हैं। कल यही गिफ्ट निफ्टी में मजबूती थी और इवेंचुअल इंपैक्ट भारतीय बाजार पर भी। बेंचमार्क्स हो चाहे ब्रॉडर मार्केट्स हो जबरदस्त एक्शन के साथ ट्रेड कर रहे थे, तो गिफ्ट निफ्टी की आज की इस कमजोरी को सिर्फ और सिर्फ एक ब्रीदर के तौर पर समझना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा एशियाई बाजार की स्ट्रांग यानी कि मजबूत शुरुआत होती हुई नजर आई है और यूएस और चीन के साथ जो ट्रेड डील की बातचीत चली है उसका इंपैक्ट ओवरनाइट हमने देखा। अमेरिकी बाजार में मजबूती का एक्शन देखने को मिला। करीब 4% की से तेजी के साथ नैस्डैक ने क्लोजिंग दिखाई। पॉइंट वाइज देखेंगे तो ये तेजी ज्यादा नजर आएगी और डाउ जोन्स में ऑलमोस्ट 1100 अंकों की मजबूती, 1100-1200 अंकों की मजबूती के साथ तेजी देखने को मिली। सो कल की जोरदार तेजी के बाद गिफ्ट निफ्टी में ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स के डाउन ट्रेंड्स हैं, लेकिन इस डाउन ट्रेंड्स को कमजोरी के तौर पर नहीं देखना है। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर खत्म होने से कच्चे तेल की चाल में उछाल है और सेफ हेवन के तौर पर बुलियन मार्केट में सोने चांदी में हम देख रहे हैं कमजोरी। ग्लोबल सेटअप को विस्तार से अभिषेक से एक बार समझते हैं। अभिषेक, आप बताएं, गुड मॉर्निंग, ग्लोब का मूड आज कैसा है? इस पर कलम ने अमेरिकी बाजारों में धूम धड़ाका तेजी होती हुई देखी है। 1150 अंक हमने डाउ जोन्स में कल मजबूती देखी और नेस्डेक की बात करें तो करीब करीब 800 अंकों के आसपास की तेजी रही है नेस्डेक में। और उसकी वजह यही रही कि दोनों देशों ने जिनेवा में पहले बातचीत की, स्विट्जरलैंड में ट्रेड डील को लेकर। कल हमने देखा कि अमेरिकी सरकार की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसमें जानकारी ये दी गई कि अमेरिका ने चीन पर जो टैरिफ उसको घटा के कर दिया है 30% और चीन ने अमेरिका पर टैरिफ को घटा कर दिया है 10%। तो ये चीज़ रही और इसके चलते पॉजिटिविटी बिल्ड हुई है और उसके चलते हमने देखा कि अमेरिकी बाजारों में बेहतरीन सत्र कल का रहा है। ट्रेजरी सेक्रेटरी यानी कि वहां के वित्त मंत्री हैं अमेरिका में, स्कॉट बेसेंट, उनका स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा है कि अगले कुछ हफ्ते में चीन के साथ कुछ और भी बड़े समझौते हो सकते हैं। तो ये नेगोशिएशन वाला टेबल अभी ओपन है और पॉजिटिविटी के साथ दोनों देश बातचीत कर रहे हैं और ये पूरे ग्लोबल बाजारों के लिए भी हम अच्छा संकेत इसको कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्लोबल मंदी की आशंका भी जताई जा रही थी इन दो बड़ी इकोनॉमीज के ट्रेड वॉर में गुत्थम गुत्था होने के चलते। आज अमेरिका में अप्रैल के सीपीआई महंगाई दर के आंकड़े भी आएंगे और उस पर नजर रहेगी। लेकिन एक चीज और हुई है कि अमेरिका में देखिए मंदी की बातचीत हो रही थी। गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आई है, फ्रेश रिपोर्ट इस ट्रेड टॉक की बात, और उनका अब ये कहना है कि अगले एक साल के लिए जो मंदी की आशंका है उसको उन्होंने 45% से घटा के कर दिया है 35%। और गोल्डमैन सैक्स ने उम्मीद जताई है कि अब बाकी देशों के साथ भी अमेरिका अब ट्रेड डील इसी तर्ज पर करेगा और ये हम उम्मीद करके चल भी रहे हैं। अगर अमेरिका में हम बाकी टेक शेयरों की बात करें तो काफी जोश हमने देखा है। अमेजॉन में, मेटा में करीब 8% के आसपास की तेजी रही है। टेस्ला के शेयर में करीब 7% की तेजी, एप्पल में करीब 6.25% और अल्फाबेट में करीब 3.5% के आसपास की तेजी रही है। तो ये रिफ्लेक्शन है कि किस तरह से ट्रेड को लेकर पॉजिटिविटी अगर आई और उसके बाद किस तरह का परफॉर्मेंस बाजारों को हो रहा है। एक क्रूशियल चीज आपको मैं बताता हूं मानसी, देखिए 2 अप्रैल को रेसिप्रोकल टैरिफ लगा था अमेरिका की तरफ से बाकी देशों पर। आप अगर इंडिया को देखेंगे तो 3 अप्रैल को उसका असर आया था भारतीय बाजार पर, लेकिन उस तरह से भारतीय बाजार करीब 6% ऊपर है। हैंगसेंग एक और मेजर मार्केट जो ईयर टू डेट तो बाकी देशों से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन 2 अप्रैल से अब तक जोड़ेंगे तो जो भी लॉसेस थे उसकी पूरी रिकवरी कर चुका है और अमेरिकी बाजार भी लगभग पूरी रिकवरी करके अब ग्रीन जोन में जाने के लिए तैयार दिख रहे हैं। 38,000 के आसपास का हमने डाउ जोन्स का लेवल देखा था जो कि बढ़ के 42,000 के आसपास का हो गया है। तो ये एक नोटिस करने वाली चीज है कि किस तरह से ऑप्टिमिज्म बिल्ड हो रहा है और इस बात की उम्मीद थी कि शायद अब दोनों देश आपसी सहमति से चीजों को, विवाद को खत्म करने की तरफ पहल करेंगे। अन्य संकेतों की अगर हम बात करें तो आज अगर आप एशिया बाजारों की बात करें तो निकेई में लगातार चौथे सत्र में तेजी है, करीब 700 के ऊपर कारोबार कर रहा है। हैंगसेंग में 200 अंकों के आसपास की नरमी है। चीन के बाजार, कोरिया के बाजार हल्की सी बढ़त पर कारोबार करते हुए आपको दिखाई देंगे। लेकिन सेफ हेवन डिमांड सोने की काफी आई थी और हमने काफी स्पाइकअप होते हुए देखा था भाव को। कल हमने डोमेस्टिक मार्केट में देखा करीब 3,500 रुपए टूट गया एमसीएक्स पर सोने का भाव, और इंटरनेशनल मार्केट यानी कि कॉमेक्स पर भी कल 3% के आसपास की गिरावट रही और भाव गिर के आ गए हैं $3,230 के आसपास की।
अब ग्लोबल ग्रोथ बढ़ने की उम्मीद है। अगर ट्रेड को लेकर टेंशन कम होती है तो इसके चलते क्रूड में भी रिकवरी आई है और क्रूड हो गया है $65 के आसपास का। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। एक चीज और होनी थी कि अमेरिकी सरकार ने कहा था, ट्रंप प्रशासन ने कहा था कि दवाओं की कीमतों में भारी कटौती की जाएगी 30 से 80% के आसपास की। कल जानकारी आ गई और ट्रंप ने कहा कि ये 59% का ये कट होगा। तो थोड़ी सी इसको रिलीफ के तौर पर आप देख सकते हैं। हालांकि बाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ट्रंप ने ये कहा कि नहीं, ये 59% से लेके 80% होगा और हो सकता है कि 90% भी हो जाए। तो ट्रंप की बातों का क्या यकीन करें, लेकिन हाँ, थोड़ी सी राहत आप जरूर इसमें से रीड कर सकते हैं। ओवरऑल संकेत ग्लोबल बाजारों से आज ठीक ठाक हैं और गिफ्ट निफ्टी जो 125 अंक नीचे दिखा रहा है, क्योंकि कल हमने बहुत बड़ी तेजी कल बाजार में देखी है। फरवरी 2021 के बाद की सबसे बड़ी इंट्राडे तेजी बाजार ने कल विटनेस की है। तो हो सकता है कि आज ये कंसोलिडेशन का फेज होगा, लेकिन माहौल और संकेत दोनों ठीक है बाजारों के लिए। अब आ जाते हैं कुछ अहम ट्रिगर्स पर कि एफआई से क्या संकेत हैं। उसके बाद निफ्टी बैंक की हम बातचीत करेंगे। एफआईज ने परसों के सत्र, शुक्रवार के सत्र में देखा था कि बिकवाली का आंकड़ा आया था, लेकिन कल फिर से कैश में 1250 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग का फिगर आया और इंडेक्स फ्यूचर्स ऑप्शंस में भी कल हमने ठीक ठाक बाइंग देखी है। डिम्पी, वहां से संकेत क्या कह रहे हैं? क्या वहां जो बाइंग का जो मोमेंटम है, जो मूड है, वो इंटेक्ट है, ये समझे? कल के मार्केट्स के अंदर दो चीज़ें तो पहले से डिस्काउंट थी। एक चीज़ आज होगी, जो डिस्काउंट थी कल, वो था एक तो यूएस वाला, चीन वाला मैटर और दूसरा सीज फायर वाला मैटर। इसलिए दोनों का इम्पैक्ट काफ़ी ज़ोरदार था और दोनों का रिवर्स ऑर्डर्स में इम्पैक्ट था। जहाँ पे विक्स टूट रहा था वहाँ पे बाजार चल रहा था। मैं एक चार्ट के ज़रिए आपको क्लियर करूँगा और उसके बाद आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग जाएगा कि हम किस टेरिटरी से बाहर निकले और हम कहाँ पे पहुँचे हैं। एक बार पहले मेरा ज़रा चार्ट लगाइए, मैं उसके बाद आपको एफआईज के नंबर बता पाऊँगा और आप उसको फिर कोरिलेट करेंगे। बहुत अच्छा लगेगा आपको जान के भी कि हाँ भाई देखिए, अब एफआईज की दम पर अगर बाज़ार खड़ा रहता है और उसके बाद कोई अच्छी खबर आती है, कैसे बाज़ार उस रेंज को ब्रेकआउट कर देता है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देखिएगा। ये निफ्टी का पूरा चार्ट है, कई महीनों से दिखा रहे हैं हम आपको। ये पूरा का पूरा फॉल था जो अरेस्ट हुआ, ये पहली बार का, ये दूसरी बार का और ये तीसरी बार का। हमने कई बार आपको एक डॉट डॉट वाली लाइन बताई और ये बताया था ये लक्ष्मण रेखा की तरह है। देखिए कितना ब्यूटीफुल कंसोलिडेशन था, ये एफआईज की ही तरफ से था। अगर एफआईज नहीं होते तो ये ब्रेकआउट आपको नहीं मिलता और फाइनली कितना ज़बरदस्त ब्रेकआउट एक सिंगल कैंडल का, यानी कि कल ही कल में आपको मिल गया। अब आप उस टेरिटरी में नहीं हो, अब आप बॉर्डर पार करके नई टेरिटरी में आ चुके हो, जिसमें अब आपका नज़र जो अब आपकी वो अब ऑल टाइम हाई पे है। अब किसी से भी पूछोगे ना तो ज़्यादातर अपना विजन ऑल टाइम हाई तक लेके जा रहा है। इससे पहले तक जब आप यहाँ पे चल रहे थे तब आपका कोई भी ऑल टाइम हाई का विजन नहीं था। ठीक है, बस ये था कि हाँ चले जाएंगे और ऊपर आ सकते हैं, बट अब विजन ऑल टाइम हाई का है। क्या लगेगा नहीं लगेगा अभी थोड़ा कहना मुश्किल है, लेकिन आप चाहें तो अपना विजन ऑल टाइम हाई का यानी कि 25,000-26,000 हज़ार तक का भी बना सकते हैं। अब इस चार्ट को हटा दीजिएगा। अब मैं आपको एफआईज का साथ कोरिलेट करके दिखाता हूँ। देखिए कई दिनों से आप एफआईज की खरीदारी देख रहे होंगे। कोई इक्का दुक्का दिन आ गया हो बीच में 17-18 दिनों में तो आया है, जैसे 9 मई का दिन था एक। इसके अलावा कभी भी एफआईज की कैश मार्केट में आप थोड़ा और भी पीछे ड्रैग करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। वो लगातार खरीदारी का ही डेज बने। दूसरा पॉइंट, एफआईज की इस सीज फायर के बाद और इस सीज फायर से पहले, यानी कि जिस समय हम लड़ाई पे थे उस समय भी एफआईज की पोजीशंस करीब 50% थी। तो ये बताने के लिए सफिशेंट है कि बाजार में दो लोग आपके पक्ष में लड़ रहे थे। एक तो भारतीय सेना सरकार के योगदान के साथ लड़ रही थी और दूसरा आपके बाजार को बचाने के लिए एफआईज भी लड़ रहे थे। मैं इसमें क्रेडिट एफआईज को भी दूंगा। अगर ये युद्ध के समय एफआईज की होल्डिंग 50% नहीं होती, ट्रस्ट मी आपको डिप बहुत अच्छे नीचे के कट मिलते। लेकिन आप ये सोचिए पूरा युद्ध का मामला निकल गया, आया और निकल गया, आप सिर्फ 400 पॉइंट खोए हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये 400 पॉइंट वाली लड़ाई थी जो हुई है अभी, जिसमें शहीद हुए हैं हमारे कई सैनिक, 400 पॉइंट की नहीं थी, ये इससे कहीं ज़्यादा की थी। बट मार्केट में एफआईज की होल्डिंग ने इसको हिलने और डगमगाने नहीं दिया। ये प्रूव करने के लिए सफिशिएंट है कि एफआईज की होल्डिंग जब भी मार्केट्स में खड़ी होगी तो बाजार स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। अब आपने पूछा कि क्या आगे और भी चल सकता है। एक पॉइंट मैंने अभी आपके सामने रखा कि एक चीज़ डिस्काउंट नहीं हुई है, वह है कल देश के प्रधानमंत्री ने जो अपनी बात रखी। देखिए देश के प्रधानमंत्री ने बात इसलिए भी रखी ताकि सीज फायर को लेकर अगर किसी के मन में कोई भी डाउट है वो क्लियर थॉट हो जाए, सरकार क्या सोचती है उस पर, उन्होंने वो पॉइंट रखना था। और दूसरा,
अब आपको ना इस चीज़ के लिए तैयार रहना होगा कि अगर अब कोई भी घटनाक्रम होता है ना तो बॉर्डर पे तनाव बढ़ेगा, क्योंकि ऑपरेशन ना सिंदूर बंद हुआ है, ना ही फौज को बोला गया है कि आप बॉर्डर से वापस आ जाओ। तो ये ओपन एंडेड है, इसलिए विक्स कल सिर्फ 14% टूटा है, अभी भी 18% का विक्स खड़ा हुआ है। तो इसलिए अभी इसको थोड़ा ओपन एंडेड छोड़ना, ठीक है। एफआईएस की होल्डिंग को भी चेक करना। अगले 1 से 2 दिन और बड़े क्रूशल हैं मेरे हिसाब से, आराम करने के दिन हैं। ताबड़तोड़ तेज़ी आपने दिखाई हुई है, कोई बड़े एक्सपेरिमेंट ना कीजिएगा। ये सिर्फ मैं एफआईएस के बेसिस पर आपके सामने सारे पॉइंट्स रख रहा हूँ। बेसिस पर ये सारी के सारी स्ट्रेटजी आपके लिए। और एक दिन की बिकवाली के आंकड़े के बाद एफआईएस की तरफ से वापस से खरीदारी के डेटा पॉइंट्स आते हुए 1246 करोड़ की खरीदारी एफआईएस की तरफ से कैश मार्केट में, वहीं 1448 करोड़ की खरीदारी डीआईएस ने की है। तो एफआईएस और डीआईएस यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशक और घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से खरीदारी के आंकड़े आज के सेशन के लिए हमारे पास आते हुए। लेकिन आइए अब बात करते हैं बाजार की मेजर इंडिसेस की और कल के सत्र की। कल के सत्र को अगर याद कीजिएगा, इस हफ्ते की गजब शुरुआत होती हुई नजर आई। इस तरह का ट्रेडिंग सेशन मानो कई दिनों से, कई सालों से भारतीय बाजार ने नहीं देखा था। जबरदस्त रैली, सेंसेक्स में ऑलमोस्ट 3000 पॉइंट्स की तेजी एक ही दिन में, एक ही सत्र में। निफ्टी में 900 अंकों की मजबूती के साथ क्लोजिंग 24,924 के लेवल्स पर। उम्मीद यही की जा रही थी कि 25,000 के दर्शन भी कल ही कल हो जाएंगे। पॉइंट वाइज अगर देखेंगे, पहली दफा इस तरह की तेजी बाजार में देखने को मिली। हालांकि परसेंटेज वाइज अगर देखेंगे तो फरवरी 2021 के बाद के हमने पहली बार इस तरह के सेंटिमेंट्स बाजार में जबरदस्त रैली के देखें। इंडियन मार्केट्स ने ऑलराउंड मजबूती तो देखी और बीएसई लिस्टेड कंपनीज की अगर बात करें 16 लाख करोड़ के मार्केट कैप को ऐड करता हुआ इन अ सिंगल ट्रेडिंग सेशन ये नजर आया। फैक्टर्स एट प्ले कौन से थे? जो भी सारे इवेंट्स हो रहे थे, जो भी इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस हो रहे थे, वो सारे के सारे बाजार के हक में जा रहे थे। एक तो इंडिया चाइना सीज फायर की खबर, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, ये सबसे बड़ा हाईलाइट कहा जा सकता है। इसके अलावा यूएस चाइना ट्रेड डील और साथ ही मॉनसून का अपडेट जो आईएमडी की तरफ से आता दिखा। समय से पहले मॉनसून आने की संभावना, वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से यह अपडेट भी भारतीय बाजार के लिए एक पॉजिटिव तो साबित हुआ ही। निफ्टी में 24,924 के लेवल्स पर ऑलमोस्ट 900 पॉइंट्स के गेन्स और ड्यूरिंग द एंटायर सेशन ये तेजी जो है लगातार बढ़ती रही। डिम्पी, आज के सत्र में जो पोजीशन लेकर बैठे हैं या फिर जो नई पोजीशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं, बाजार की इस रैली को प्ले आउट करने की बात सोच रहे हैं, उनके लिए स्ट्रैटेजी क्या होगी? मैं आपके क्वेश्चन के साथ ही शुरू करता हूं कि जो पोजीशंस लेके बैठे हैं देखिए, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो कल पोर्टफोलियो में बहुत ज़बरदस्त उछाल हुआ, और जिनके पास पोजीशंस थोड़ी पुरानी थी उनका कल दिन बहुत अच्छा था। लेकिन जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, जो मौके की तलाश में रहते हैं कि हमको थोड़ा डिप मिले तो हम प्लस करके वापस पैसे बनाएंगे वो उनके लिए ये सेशन बहुत अच्छा नहीं रहा, क्योंकि उनको डिप मिला नहीं, कायदे से नहीं मिला। अगर आप देखें 24,400 से 24,000 तक ही पहुंचे थे, इससे ज़्यादा नहीं डिप आया। एक बार वापस से चार्ट दिखाएगा, आपको थोड़ा हमारा क्लियर कर दूंगा उसी चार्ट से। उसके बाद फिर इसको हटा के ये वाली प्लेट रखिएगा जो भी आपने स्क्रीन पर दिखाई है। तो स्विंग ट्रेडर्स का बहुत बड़ा पैसा नहीं बना, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, आप यहीं पर ही तो खड़े थे जब ये युद्ध चल रहा था, आप यहीं ही खड़े हुए थे, आप कहीं गए नहीं थे बहुत ज़्यादा नीचे। लोगों को वेट था कि उनको यहाँ तक आके पैसा मिल जाएगा, यानी कि 23,800 तक या 23,500 तक उनको आके मिल जाए, बट हुआ ही नहीं ऐसा तो। और उसके बाद बाजार ने यहीं से ही ऊपर खींच दिया, यानी कि इस लाइन को ब्रेक कर दिया। कहने का मतलब है कि स्विंग ट्रेडर्स तो बहुत अच्छा पैसा नहीं बना पाए, लेकिन इन्वेस्टर्स का तो बल्ले बल्ले हुई। अब आप ये सोचो, 900 पॉइंट बढ़ना मजाक नहीं है। 900 पॉइंट अपने आप से नहीं बढ़ा, इसका मतलब किसी शेयरों की वेटेज से ही बढ़ा होगा। अब इसको हटाइए जरा, वो फ्यूचर वाली प्लेट रखिएगा। प्रीमियम्स अभी भी हैं, 126 पॉइंट्स के प्रीमियम कम नहीं होते हैं। लॉन्ग पोजीशंस बनी है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपके मन में ये क्वेश्चन भी चल रहा होगा कि बाजार चलने के बाद खिंच गया है, बहुत महंगा हो गया है, तो पुट कॉल रेशो से चेक किया जाता है। तो मैं आपको पुट कॉल रेशो इसकी निफ्टी की बता देता हूँ। इस समय जो चल रही है वो 1.29 है। टिपिकली 1.5 पे महंगा और 1.25 से महंगा होना शुरू होता है, तो हम निफ्टी के लिहाज से महंगा होना शुरू हो रहे हैं। क्या ये फिजल आउट हो जाएगा, ये तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन हाँ, बाजार बहुत स्पीड से और चलेगा, इस पे मेरे को अब थोड़ा सा डाउट है। और आज के मैं पॉइंट्स इसलिए जोड़ रहा हूँ। एक और चीज़, जब मैंने कल आपको अभी थोड़ी देर पहले एफआईएस के नंबर बताए थे, मैंने ये पॉइंट आपके सामने बहुत गौर से रखा कि सीज फायर से पहले और सीज फायर के बाद
एफआईएस की होल्डिंग में मेजर बदलाव नहीं हुआ। इसका मतलब कल जो तेजी आई है, एफआईएस का पार्टिसिपेशन उस तर्ज पे बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, तो मेरे को ऐसा लगता है कि उसको थोड़ा मैच करने की कोशिश होगी, इसलिए अगले 2 से 3 दिन कंसोलिडेशन के निकलेंगे। अब ये कंसोलिडेशन के स्टॉप लॉसेस क्या हैं जी, और टारगेट क्या है? जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, इस तेजी के पास सपोर्ट बन गया। रेजिस्टेंस क्या थे? 24,400 और 500, वो अब आपके सपोर्ट हो गए। 24,800 आपका सपोर्ट हो गया, ये हमने लिखे हैं आपके लिए। 24,500 और 24,800 ये रेजिस्टेंस थे पहले, ये अब सपोर्ट बन गए। अब रेजिस्टेंस क्या? अब 25,000 के ऊपर जहां जहां जाओगे, हर 200 पॉइंट पे रेजिस्टेंस आएगा। 25,200 पे भी आएगा, 25,400 पे भी आएगा। ठीक है, ये इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी हो गए। तो निफ्टी के अंदर आज का दिन कुछ नहीं करना, थोड़ा और सेटल हो जाने दो, 1 से 2 दिन और जाने दो, उसके बाद फिर आ जाना। ध्यान रखा जाए, अपने दिमाग में 2 पिक्चर अच्छे से छाप लेनी चाहिए कि हमारे पास बहुत स्ट्रांग होल्डिंग्स है, जिन्होंने पकड़ रखा है बाजार को, वो मजबूत इंस्टीट्यूशनल्स हैं। और इस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी सडन मूव और बड़ा मूव आएगा, मार्केट अपने आप को थोड़ा सा ठहराएगा और रोकेगा भी। एग्जैक्टली बुकिश वाला पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आज थोड़ा रुकने का और शांति का दिन है। ठीक है, थोड़ा रुकने और शांति का दिन है। डिम्पी, क्या यही चीज निफ्टी बैंक पर भी एप्लीकेबल होगी? कल क्यों हमने देखा है कि 1800 पॉइंट के आसपास की शानदार तेजी रही, 12 में से 11 शेयर चढ़े, और जो हैवीवेट्स हैं आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों ने मदद की है, और मतलब जो नया हॉल टाइम हाल फिलहाल बना था उससे बमुश्किल 400-500 पॉइंट की दूरी रह गई फिर से। हाँ, वो देखो था। और उस समय मैं आपको एक और पॉइंट बता देता हूँ, उस समय सिर्फ 34% एफआईज लॉन्ग हुआ करते थे, आज वो 50% है। जिस समय पिछली बार बैंक निफ्टी का हाई लगा था, हम युद्ध में नहीं गए थे, यानी कि हम लड़ाई के फॉर्म में नहीं गए थे। अब हम वापस बार जब ऑल टाइम हाई लगा रहे हैं तो लड़ाई से पार होके लगा रहे हैं। आप सोच के देखो कितनी गर्मी है बैंक निफ्टी के अंदर, कि सारे मैटर्स देखे, लेकिन ये अपने उस बॉर्डर लाइन को भी अच्छे से ब्रेक नहीं कर पाया। ये बॉर्डर लाइन अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, जो मैंने आपके लिए ड्रॉ की हुई थी, ये एग्जैक्टली में 54,000 होना चाहिए। एक दिन 57,000 दिखाता है, अगले दिन भुप भुप करके एकदम से फिर से ऊपर आ जाता है, और इसने आपको मौका ही नहीं दिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इस बार की जो तेजी आई है ना, ये स्विंग्स वालों को बहुत अच्छा पैसा नहीं देके गई है, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा पैसा देके गई है। इसलिए लेसन क्या है? लेसन ये है कि मार्केट्स के अंदर जब भी कोई मेजर फॉल आए, किस्तों में धीरे धीरे करके बाजार को प्लस करो। फिर चाहे आप इंडेक्स को करो, चाहे स्टॉक्स करो, जैसे मर्जी करो। उसके अंदर 2 ही चीज़ चेक कर लेना उस समय, कि कोई वैल्यूएशन या कोई मेजर क्रैक की प्रॉब्लम तो नहीं है, और दूसरा एफआईएस कितना खड़ा है लेके माल। बस ये 2 चीज़ें उस समय चेक करो। जब भी डिप आए, अब मैं फिर से बोलता हूँ, अगर अब भी डिप आएगा ना, तो हम डिप का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पहले डिप आ जाए। बोले नहीं आया सर, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर बॉस इसी के साथ ही चलना होगा। लेकिन ये मेरे लिए थोड़ा जस्टिफिकेशन नहीं है, इसलिए मैं आपको सीधा सीधा बाय तो नहीं बोलूँगा। हाँ, ले रखा है तो थोड़ा बहुत होल्ड कर लो। स्टॉप लॉसेस टारगेट इसके बताता हूँ, क्योंकि ये 55,300 पे ऊपर बंद हुआ है, तो इसलिए पहला सपोर्ट 55,000 का, दूसरा सपोर्ट 54,800 का भी स्क्रीन पर छपा आएगा, आप उसको देखिएगा। ग्राफ को हटा दीजिए आप, और ऊपर जाते समय हर 200-250 पॉइंट इस पर भी रेजिस्टेंस आएगा। 55,500 और 55,800 2 रेजिस्टेंस एरिया हैं। बोले आज फिर कुछ नहीं करें, आज का इंडेक्स की छुट्टी कर सकते हैं। आज इंडेक्स की छुट्टी करो, लेकिन स्टॉक्स की छुट्टी नहीं है। तो स्टॉक्स में आज बहुत सारे नंबर्स आने हैं, खूब स्टॉक्स में काम करो, किसी ने आपको कोई मना नहीं किया। और ध्यान रखा जाए, 18 का विक्स है, विक्स को कम से कम 2% और नीचे जाना होगा, मतलब 2 पॉइंट और नीचे जाना होगा। 16 पे आपका कंफर्ट आएगा। अभी 18 है, ये थोड़ा भी शूट करेगा ना, तो इस सारी तेज़ी को कैप भी करेगा। बी अवेयर, थोड़ा सावधान, बस इतना ही पॉइंट्स में रखना चाहता हूँ। और मेरे पास कुछ ज़्यादा है भी नहीं बोलने के लिए, और मेरे को लगता है इस तरह समझना भी नहीं चाहिए मार्केट्स में। जो बाजार कर रहा है उसको देखिएगा भी। ठीक है जी, पीसीआर वगैरह मैंने आपको बता दिया, एफआईएस की होल्डिंग बता दी है, सब कुछ बता दिया। हाँ, और एक और पॉइंट, अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी में किसी में पहले ट्रेड करना है ना, तो आपके पास दोनों राइट है। पहले मैं बताता था कि निफ्टी में करो या बैंक निफ्टी में करो, अब आप चाहो तो दोनों में कर सकते हो। बट निफ्टी स्लाइटली महंगा है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कभी भी ट्रेड लेने का डिप में, वो बैंक निफ्टी के साथ ही लूंगा। तो ये रफ हमने आपके सामने आइडिया या सारा ट्रेड का डाटा रख दिया। रचना वैद्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और रचना मैम बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आई होप कल की तेज़ी को आपने भी इंजॉय किया होगा। इनफैक्ट आपके क्लाइंट्स या आपकी भी अगर कोई पोजीशंस हो उसके अंदर, तो कल काफ़ी अच्छा गेन आपके अकाउंट्स में आया होगा, उसके लिए बधाई। और दूसरा मैम, आज क्या करना है, जितना हमको समझ में आया हमने अपनी बात रख दी। अगर आप इसमें वैल्यू एडिशन करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा।
मॉर्निंग। यस, डेफिनेटली कल तो मार्केट ने कमाल ही कर दिया एंड फ्रैंकली स्पीकिंग 24,550 के आसपास का रेजिस्टेंस निफ्टी फ्यूचर्स का इतनी बढ़िया तरीके से टेक आउट हो जाएगा इतनी तो उम्मीद नहीं थी। पर जिस हिसाब से पहले 15 मिनट में ही उसने मोमेंटम दिखाया तो ये बात तय थी कि वो आगे जाने के लिए रेडी था। एंड अब इतने बड़े स्विंग के बाद ऑब्वियसली फॉर अ डे और मे बी इवन डे और टू इंडेक्स को थोड़ा उसके हाल पे छोड़ देना आइडियल रहेगा। और अगर बाइंग करेंगे तो डिप्स पे करेंगे या कंसोलिडेशंस पे करेंगे। आउटराइट बाइंग करना वुड बी अ लिटिल डिफिकल्ट। और निफ्टी पे अब सपोर्ट के तौर पे जिन लोगों की ऑलरेडी पोजीशंस होगी फ्यूचर में उनको तो 24,950 को ही सपोर्ट बना लेना चाहिए ताकि प्रोटेक्टेड रहे बने हुए गेन्स। एंड जो लोग फ्रेश एंट्री के लिए देख रहे हैं उनको 24,850 के आसपास का एक लेवल ध्यान में रखना चाहिए जहां पे आते आते अगर कोई ऐसा डिप आता है तो और तब वहां से दोबारा बाइंग की फ्रेश स्विंग की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट टेकन है मैम। आप भी वही 24,500 की बात बोल रहे हैं। जिनको लंबा सीरीज में खेलना है उनके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 24,500। जिन्होंने हाल फिलहाल में लिया है, कल का बेनिफिट है, बिल्कुल खोना नहीं चाहते कुछ भी, तो आज जैसे छोटा सा गैप मिले भले आपका एसएल कटता कटे 24,900 से बाहर आ जाना आप। ठीक है, ये रचना मैम का भी मानना है। मैम आपके ट्रेड कौन से, आज के शेयर्स कौन से हैं? जी, आज के स्टॉक्स में एक नाम जिसपे मेरी नजर रहेगी दैट वुड बी बजाज फिनसर्व। और बजाज फिनसर्व में और बजाज फिंस दोनों में ही कल अच्छी मूवमेंट आने की कोशिश कर रहा था काउंटर। हम बजाज फिनसर्व पे ध्यान देंगे एंड फिनसर्व में हम फिलहाल करीब करीब प्राइस एक्शन कैश के लेवल्स के हिसाब से 2050 के आसपास बैठे हुए हैं। यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बना है। कल जिस हिसाब से प्राइस एक्शन ने क्लोजिंग दिया है वो सपोर्ट है 2025 का। तो आज के दिन में अगर हम छोटे मोटे डिप पे इसमें एंटर भी करें और 2025 अगर होल्ड कर जाए 2025 कैश के लेवल्स के हिसाब से तो यहाँ पे चांसेस है कि हम 2080 की तरफ जाने के लिए निकल पड़ेंगे। तो यहाँ पे बजाज फिनसर्व में एक मेरा बाय रहेगा। और उसके अलावा सेकंड बाय जो मैं सजेस्ट करना चाहूंगी दैट वुड बी इन भारतीय एयरटेल के फ्यूचर्स। यहाँ पे कल इतनी बड़ी स्विंग नहीं आई है जितनी बाकी के मार्केट में आई है, लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेशन अच्छा खासा हो रखा है, सपोर्ट अच्छा खासा लिया है काउंटर ने। तो दिस इज वन प्लेस जहाँ पे और स्टीम शायद अवेलेबल है जबकि बाकी बहुत सारे काउंटर्स ऑलरेडी ओवरबॉट हो सकते हैं आज के लिए। तो यहाँ पे हम नजर रखेंगे फ्यूचर्स पे। जब तक ये 1860 के ऊपर रहेगा तब तक यहाँ पे चांसेस है कि हम 1930 की तरफ जाने के लिए निकल पड़े। तो 1880 का स्टॉप 1860 का स्टॉप लॉस एंड 1930 का टारगेट ऑन फ्यूचर्स ऑफ भारती। ठीक है, 2930 के टारगेट होंगे भारतीय एयरटेल के लिए। बजाज फिनसर्व का जो टारगेट है 2080 रुपए का है और इसके लिए 2025 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दे रही हैं रचना जी। रचना जी गुड मॉर्निंग। एक और मेहमान को जोड़ लेते हैं। आईसीआईसीआई डायरेक्ट के रिसर्च हेड पंकज पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं आज खास चर्चा के लिए और आपको फंडामेंटल व्यू देने के लिए तमाम शेयरों पर और सेक्टर को लेकर। पंकज सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए। आज सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे, कल हमने अमेरिका में जबरदस्त तेजी का सत्र देखा है। अमेरिका चीन के बीच में ट्रेड डील हो गई है और कल हमने भारतीय बाजार में आईटी शेयरों की गजब की रफ्तार देखी। मतलब इन्फोसिस लास्ट टाइम कब 7% चढ़ा होगा मुझे याद नहीं है। आप ये आईटी शेयरों में कल की तेजी को किस तरह से देख रहे हैं और यहां से अभी और तेजी की कितनी गुंजाइश आप देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग, थैंक्स फॉर हैविंग मी। देखिए आईटी सेक्टर अगर आप देखें तो करीब 24-25% का डिक्लाइन आया था पूरे सेक्टर में ही। एंड ओवरऑल सेंस क्या था कि FY26 जो उनका ग्रोथ था वो एक वॉश आउट एक्सपेक्टेड था बिकॉज कहीं ना कहीं यूएस और चाइना के ट्रेड वॉर के चक्कर में एक्सपेक्टेशन ये था कि यूएस एक रिसेशन हिट करेगा एंड उसी वजह से ग्रोथ इंपैक्ट होने वाली थी आईटी कंपनीज के लिए। बट अगर न्यूज फ्लो ऐसे आ रहे हैं कि जहां पे कुछ एक डील की पॉसिबिलिटी निकल के आती है जिसमें फॉर आईटी सेक्टर वो सबसे बड़ा पॉजिटिव होगा। एंड उसकी वजह से हमने ओवरऑल जो मूवमेंट देखा है वो आपको टिपिकली रिजल्ट डे पे भी नहीं दिखता है। तो मेरे हिसाब से मैं आईटी सेक्टर को एज अ कॉन्ट्रा प्ले देखना चाहूंगा। एंड अगेन उसमें अगर आप ग्रोथ की बात करें तो जो भी आपकी टियर कंपनीज हैं वो लेस देन 4% ग्रोथ का बात कर रही है तो उनसे तो बहुत बड़ा मैं आउट परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। बट टियर 2 कंपनीज है जिसमें परसिस्टेंट आ गया या कोफोर्ज आ गए, यहाँ पे ये कंपनीज करीब
16-17% की ग्रोथ की बात करें तो मेरे हिसाब से वो हमारे टॉप पिक होंगे। अदरवाइज इन्फोसिस को बिल्कुल देखा जा सकता है बिकॉज डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के हिसाब से इन्फोसिस सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड था। कंपनी करीब 16-17 के मल्टीपल पे चल रहा है और जो FY26 का ग्रोथ था वो 0 to 3% के हिसाब से कंपनी ने गाइड किया था। तो ओवरऑल ग्रोथ काफी म्यूटेड एक्सपेक्टेड था, बट तो ये डील मेरे हिसाब से काफी बड़ा पॉजिटिव है फॉर IT सेक्टर, टू सम एक्सटेंट फॉर मेटल सेक्टर ऑल्सो, एंड ऑल्सो टू ऑटो सेक्टर टू सम एक्सटेंट। ठीक है, आईटी, मेटल, ऑटो ये सेक्टर के तौर पर पसंद है। और आईटी की अगर बात करें तो जो मिड कैप में जो फ्रंटलाइनर हैं, परसिस्टेंट और कोफोर्ज वो पसंद है, और लार्ज कैप में इन्फोसिस भी पसंद है कल की बड़ी तेजी के बावजूद भी पंकज जी को। चलिए कुछ और शेयरों पर आगे हम व्यू लेंगे, हमारे दोनों एक्सपर्ट तैयार हैं, लेकिन उसके पहले जरा ये समझ लेते हैं कि कल बाजार बंद होने के बाद कौन से नतीजे आए हैं और खबरें कौन सी आई हैं जिनके बारे में आपको जरूर जानकारी होनी चाहिए और आपकी नजर होनी चाहिए। हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम डिटेल्स लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग। पहले नतीजों से शुरुआत कर लीजिए, बताइए कल कौन सी अर्निंग्स आई हैं और किस तरह के नतीजे आए हैं। गुड मॉर्निंग अभिषेक। बात करें तो टाटा स्टील के नतीजे जो है लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। स्क्रीन पे देखेंगे मार्जिन्स में 66 बेसिस का जो है उछाल आया है। भारत का बिजनेस में स्ट्रेंथ आया है और जो नीदरलैंड्स का बिजनेस है वो कंपनी में रिस्ट्रक्चरिंग भी चल रही है और अब कंपनी जो है कह सकते हैं घाटे से मुनाफे में आ गई, उनके नीदरलैंड्स की बिजनेस भी। अब कंपनी जो है लगभग आप कह सकते हैं 21,000 करोड़ रुपए उनके होल्डली ओन सब्सिडरी में भी डालने वाले। एक रूटीन वर्क है, जिस तरह रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है टाटा स्टील पे तो उस पर नज़र रहेगी। लेकिन ऑफ कोर्स जिस तरह भारत में स्टील कंपनियां जो है WTO को जो है अपने एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में जो है बता रहे हैं या US पे जो टैरिफ्स लगा रहे हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। स्टील कंपनीज़ का भी एंटी डंपिंग ड्यूटी लग चुका है आपका एशिया में चाइना को लेके, और अब जो है US पे टैरिफ लगा रहे हैं रिटेलिएशन मेजर्स पे। तो स्टील इंडस्ट्री में बहुत न्यूज़ फ्लो है, पर लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स टाटा स्टील से आए हैं। आप बात करते हैं हिंडाल्को पे नज़र रखिएगा। नोवेलिस जो उनके US की आर्म है लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स लाई है। वॉल्यूम्स लगभग 6% का ग्रोथ आया है, लेकिन जो बेवरेज कैन डिमांड है वहाँ पे जो है स्ट्रेंथ अभी भी दिख रही है। लेकिन जो ऑटो डिमांड है या जो टैरिफ का आउटलुक है उन्होंने दिया भी नहीं है। मतलब कह सकते हैं जो FY26 का गाइडेंस है वो उन्होंने पूरी तरह से दिया नहीं है, क्योंकि अभी भी अनसर्टेनिटी है टैरिफ्स को लेके। तो यहाँ पे लार्जली हम कह सकते हैं थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हिंडाल्को में देखने मिल सकता है। हैप्पीएस्ट माइंड्स के कमज़ोर नतीजे आए हैं। पैट लगभग 32% सिक्वेंशियल यहाँ पे जो है गिरावट देखने मिला है, तो स्टॉक में प्रेशर आ सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली मिड कैप स्पेस में केमिकल्स ने अच्छा परफॉर्मेंस किया इस क्वार्टर। और यहाँ पे SRF की भी बात करें तो यहाँ पे भी अच्छी मोमेंटम है, लगभग 94% का ग्रोथ पैट में आया है और मार्जिन्स में भी एक अच्छी उछाल आई है। खास करके जो रेफ्रिजरेंट सेगमेंट है वहाँ पे अच्छी मोमेंटम है। लेकिन जो कॉन कॉल होता है SRF का, वहाँ पे मैनेजमेंट कमेंट्री जो है बहुत मार्केट मूविंग रहती है, तो उस पर ज़्यादा हमारी नज़र रहेगी। बट नेट अभी के लिए SRF के नतीजे स्ट्रॉन्ग हैं। आखिर में JM फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पे जो मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, और इम्पॉर्टेंटली मैं बता दूं कि जो उनकी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिसीजन है वहाँ पे जो है लगभग जो ज़्यादातर बिजनेस वहाँ पे आता है वो उसमें जो है बड़ी गिरावट देखने मिली है। मार्केट के कैपिटल मार्केट्स में ज़्यादा ECM डील्स जो है इस क्वार्टर में नहीं देखने मिले। लेकिन ओवरऑल कंपनी में वैल्यू अनलॉकिंग एक्सरसाइज चल रहा है, तो उस पर भी नज़र रहेगी। तो ये अहम स्टॉक्स है जिस पर आपको नज़र होनी चाहिए। यहाँ पर आज आपको एक्शन दिखेगा। ठीक है, ये कुछ अर्निंग्स चूँकि लास्ट लेग में है, अब Q4 के अर्निंग्स कुछ दिनों में ख़त्म भी हो जाएंगे, तो उसमें जो क्रूशियल जो नतीजे हैं शरद आपके लिए छांट कर लेकर आए हैं। शरद, एक बार ये भी बता दीजिए कि जो खबरों वाले जो शेयर हैं, स्टॉक्स एंड न्यूज़ हैं, वो कौन से हैं। और एक जरा चीज़ बताइए, टाटा स्टील आपने बताया कि प्रॉफिट ऑलमोस्ट 3 टाइम हो गया इनका, क्या कोई 1 टाइम है या फिर बेस छोटा था उसके चलते प्रॉफिट इतना बड़ा दिख रहा है? शेक और जस्ट डिटेल्स में जाएंगे तो इसमें रीस्ट्रक्चरिंग के भी जो है कैपिटलाइजेशंस देखने मिले हैं। तो सिंप्लीफाई करके अगर बात करें तो अभी तरह पूरा नंबर जो आप कंपैरेबल बेसिस पे उतना नहीं देख सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो है कंपनी एक रीस्ट्रक्चरिंग में जा रही है। तो जब भी रीस्ट्रक्चरिंग होता है तो नंबर्स जो होती है कंपनीज की टेढ़े मेढ़े लगते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर लंबे अवधि पे आप देखेंगे पीरियड पे तो ये जो है नॉर्मलाइज हो जाता है। लेकिन खबरों वाले शेयर्स पे नज़र डालते हैं। पेटीएम पे नज़र रखिएगा। एंटफिन लगभग 4% की स्टेक की बिकवाली करने वाले ब्लॉक डील के जरिए 6.5% का डिस्काउंट रहेगा फ्लो प्राइस से, और उनका जो स्टेक है वो अब लगभग आप कह सकते हैं 9.85% से घट के अब 5.85% हो जाएगा। अब एंटफिन जो है ऑफकोर्स चाइना
का इन्वेस्टमेंट है। धीरे धीरे करके चाइना का इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है कंपनी में, और लास्ट ईयर जो है इन्होंने अपना 10% स्टेक जो है विजय शेखर शर्मा को भी दे दिया था, और अब इनडायरेक्टली विजय शेखर शर्मा 20% होल्ड करते हैं। कंपनी के वो CEO और MD है, लेकिन प्रमोटर डेफिनेशन में वो नहीं आते हैं। तो धीरे धीरे करके 1 साल में एक्सपेक्टेड है कि एंडफिन अपना पूरा ट्रेड क्लियर कर देगा, और या तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन अब्जॉर्ब करेंगे, मार्केट में आएगा, या विजय शेखर शर्मा अपना स्टेक भी बढ़ा सकते हैं, जहाँ पे अभी करेंटली उनके पास 20% एक्चुअली पेटीएम में है। एंजल वन की बात करें तो 14 मई को बोर्ड मीटिंग होने वाली है, जहाँ पे स्टॉक ब्रोकिंग, रिसर्च एनालिस्ट और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस जो है एक और आर्म में वो करने वाले हैं। टेक्निकली ये सारी जो रिस्ट्रक्चरिंग आप देख रहे हो एंजल वन के अनाउंसमेंट्स में इसलिए हो रही है क्योंकि वो अपनी प्राइवेट वेल्थ आर्म को जो है उसको अलग से वो लिस्ट करने का भी प्रिपरेशंस कर रहे हैं। तो ये ऑफ कोर्स कह सकते हैं कि प्रिपरेशंस के पहले रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, ताकि पूरी तरह वैल्यू मिले कंपनी को जब वो लिस्ट करेगी अपनी वेल्थ आर्म को, जहाँ पे ऑफ कोर्स आप देखते हैं कि प्रीमियम वैल्यूएशंस देखने मिलता है अगर आप कंपेयर करें सिर्फ ब्रोकिंग कंपनीज़ को। BSE की बात करें तो 23 मई को रिकॉर्ड डेट है बोनस इशू का, और आप याद रखिए अगर आप 1 शेयर होल्ड करते हो तो आपको 2 शेयर मिलेगा। और जो 23 तारीख का मैंने डेट बताया, यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी चेक होती है कि आपको बोनस इशू आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जेंसॉल इंजीनियरिंग पे भी जो है नज़र रखिएगा। यहाँ पे जो है सेबी डायरेक्टिव से हिसाब से अनमोल सिंह जग्गी ने रिज़ाइन कर दिया MD के पोस्ट पे, और उनके भाई पुनीत जग्गी ने जो है होल टाइम डायरेक्टर से भी इस्तीफ़ा दे दिया है। और ये हमारी मुहिम भी थी, और हमने ये स्टॉक को आपको 3 महीने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज़, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ है, और ये जो लेवल्स पे हमने आपको बताए थे वो 200 के ऊपर के लेवल्स के बताए थे, और अब जो है भाव ऑलमोस्ट 50 रुपये पे आ चुका है। पिरामल फार्मा US एरियाज़ में एक्सपेंशन करने वाले हैं, जहाँ पे लगभग $90 मिलियन का निवेश है। लेकिन आज जो है फार्मा एक सेक्टर रहेगा जहाँ पे आज दूसरे दिन भी दबाव देखने मिल सकता है, क्योंकि US के जो डोनाल्ड ट्रंप हैं प्रेसिडेंट, उन्होंने जो है साइन कर दिया है ये फार्मा के ऑर्डर। लगभग 59% का एवरेज ड्रग का प्राइसेस है, लेकिन जो सब मार पड़ने वाली है वो जेनरिक वाले को नहीं पड़ने वाली है, मार पड़ने वाली है आपको स्पेशलिटी ड्रग्स वाले लेके, खास करके ब्रोकरेजेस सन फार्मा को लेके। इल्यूमिया एक प्रोडक्ट है उनका, उस पर ज़्यादा मार लग सकती है, तो सन फार्मा में भी आज एक थोड़ी भारी गिरावट देखने मिल सकता है। बट आज भी कहते हैं कि फार्मा स्पेस में जो है थोड़ी प्रेशर रहने वाली है, और ट्रेड बॉडीज़ बता भी रहे हैं कि रीप्राइसिंग होगा या आप कह सकते हैं डिस्काउंट्स होंगे, तो उसके कारण जो है प्राइसिंग प्रेशर भारत के एक्सपोर्टर्स को लगेगा जो फार्मा में, खास करके स्पेशलिटी स्पेस में। तो ये अहम स्टॉक्स हैं या थीम्स है जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। ठीक है, आज फिर से फार्मा वाले शेयर फोकस में रहेंगे। शरद, बहुत शुक्रिया। डोनाल्ड ट्रंप ने जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर जो दस्तखत किया उसमें ये हुआ कि 59% तक दवाओं के दाम घटेंगे। ट्रंप ने जो सोशल मीडिया पोस्ट किया उसमें लिखा कि 59% प्लस, और उसके बाद प्रेस इवेंट में जब पूछा गया कि कितनी दवाओं के दाम घटेंगे तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो 59% से लेके 80% हो सकता है, इवन 90% भी हो सकता है। अब कौन सी दवाओं के दाम घटेंगे ये नहीं पता चला है। जो एनालिस्ट है वो ये कह रहे हैं कि ये पॉलिसी कितनी इंप्लीमेंट हो पाएगी, इसको लेकर भी सवाल हैं। तो काफ़ी कुछ उसमें अनक्लियर है, साफ वो हो नहीं पाया मामला। चलिए जरा ये समझते हैं इन खबरों को, इन पर अपने एक्सपर्ट का व्यू लेते हैं, और शुरुआत कर लेते हैं पेटीएम वाली खबर से, क्योंकि अलीबाबा की कंपनी एंडफिन उसमें हिस्सा बेच रही है अपनी 4%, अभी करीब पौने 10% के आसपास का स्टेक था, तो अपलोड कर रही है। अर्ली इन्वेस्टर थे ये पेटीएम में एंडफिन। 2200 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, और करीब 6.5% के डिस्काउंट पर यह डील होने जा रही है। पंकज सर, वैसे तो एंडफिन का निकलना हमने प्रीवियसली देखा है कि थोड़ा पॉजिटिवली लिया गया है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? और अब ये डिस्काउंट पर डील हो रही है तो शेयर प्राइस भी थोड़ा नीचे जरूर आएगा, क्या अपॉर्चुनिटी होगी पेटीएम में एंटर करने के लिए? तो देखिए, पेटीएम तो हमारे कवरेज में नहीं है, तो मैं इस पे आपको कोई व्यू नहीं दे पाऊंगा। बट नॉन बैंक में अगर मैं देखूं ओवरऑल, तो इन जनरल जो हमको पसंद है वो सेगमेंट है एएमसी है, बिकॉज चाहे आपके लार्ज कैप चले हैं, मिड कैप चले हैं, स्मॉल कैप चले हैं, आई थिंक एक बहुत ही नीट एंड क्लीन बिजनेस मॉडल होता है, जिसमें हमें एचडीएफसी एएमसी और निप्पॉन एएमसी पसंद है। ठीक है पंकज सर, गुड मॉर्निंग। पहले तो इसके अलावा कल हमने देखा, क्योंकि ये युद्ध अब रुका है, सीज फायर हुआ, तो मैं मान के चलता हूँ कि एविएशन इंडस्ट्रीज़ को भी अब वापस से बेनिफिट होगा, क्योंकि स्काइज खुलेंगे। हो सकता है टूरिज़्म को भी बेनिफिट हो आगे चल के, थोड़ा कैलकुलेटेड होगा बट टूरिज़्म को भी बेनिफिट हो सकता है। इंटरग्लोब एविएशन पे एक बार आपकी रिकमेंडेशन क्या टेक्निकली रचना, एक बार आप इसको चेक करके बताएंगे, फिर मेरे पास एक फंडामेंटल क्वेश्चन है जो मैं पंकज सर से पता करूंगा। एक बार आप इंटरग्लोब को चेक कर दो पहले आप। जी,
इंटरग्लोब एविएशन में हमने कल जैसे एक शार्प अपटिक देखा था इन द ओपनिंग, हालांकि बाकी के दिन में फिर फॉलो थ्रू जो मिलना चाहिए था एक गैप अप को, वो नहीं आया। बट नेवरदलेस जो नियर टर्म में इस पर्टिकुलर काउंटर के लिए जो जिटरीनेस क्रिएट कर रहा था, जो नेगेटिव न्यूज आ रही थी, वो फिलहाल के लिए अभी थोड़ी स्टेबिलिटी उसमें जरूर आई है। स्टॉक मेरे हिसाब से 5000 और 5500 के दोनों के बीच में थोड़ा रेंज बाउंड रहने के पॉसिबिलिटीज है, और ये रेंज काफी वाइड है 500 रुपीज तक की। तो यहाँ पे विद इन द रेंज अगर कोई बात बाय करता है तो डिप्स पे बाय कर सकते हैं। इसमें ब्रेकआउट तब आएगा जिस दिन ये 5500 के ऊपर क्लोजिंग देगा, और उस दिन फिर जो ब्रेकआउट आएगा वो इस काउंटर को 5900 की तरफ लेके जा सकता है। तो 400 तक का 400 रुपीज के अपस्विंग का क्लियर स्पेस बनेगा, पर मेरे हिसाब से उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन फिलहाल के लिए होना चाहिए, जिसमें एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 5200। ओके, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट 5200 के साथ में अभी भी आप पोजीशंस में रह सकते हैं। कल इस 7% बढ़ने वाला शेयर बना। मेरे को लग रहा है अगर क्रूड में कुछ खास नहीं हुआ तो इसका बेनिफिट और भी इसको मिलेगा भी। पंकज सर, कल जब इंडिया, माफ़ कीजिए, यूएस और चाइना को सेटलमेंट की डील आ रही हैं तो अलग अलग टैरिफ होगा, लेकिन ओवरऑल इकॉनमी के लिए काफ़ी बेहतर होगा, ग्लोबल इकॉनमीज़ के लिए। मेटल्स कल चले अच्छे, सेल चला, टाटा स्टील चला, कॉपर चला, सब चले हैं। तो एक बार जरा मेटल्स में आपका वैल्यूएबल शेयर कौन सा है वो बता दीजिए, जिसमें अब बहुत वैल्यू है और बहुत अनलॉक होना बाकी है। तो देखिए, मेटल में ओवरऑल इन जनरल हमें पूरा सेक्टर पसंद है, बिकॉज अगर आप प्राइस परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो कुछ खास प्राइस परफॉर्मेंस नहीं रहा है पिछले 2-3 सालों में। एंड जैसे नंबर्स में अगर आप देखें हिंडाल्को के नंबर, उनका एबिटा पर टन काफी बेहतर आया है, बिकॉज जो करीब 500 रुपए पर टन के हिसाब से आया है। एंड ओवरऑल हिंडाल्को के लिए नोवेलिस काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 60% रेवेन्यूज वहां से आता है, प्लस 56% एबिटा वहां से आता है, तो ये एक शेयर हमको बिल्कुल पसंद है। सिमिलरली जेएसडब्ल्यू स्टील या जिंदल स्टील एंड पावर, वो भी पसंद है। टाटा स्टील में देखिए जो नंबर्स हैं वो कोई बहुत खास नहीं है, जो प्रॉफिट ग्रोथ दिख रहा है वो आपको लोअर टैक्सेस की वजह से दिख रहा है, अदरवाइज जो डोमेस्टिक ऑपरेशंस है वहां पे एबिटा पर टन कम आया है। बट मैं इस नंबर को ज्यादा वेटेज नहीं दूंगा। मेरे हिसाब से जो इनका आगे जाके करीब 5 मिलियन टन का कैपेसिटी ये आने वाला है, तो आगे जाके आपका जो डोमेस्टिक ग्रोथ है वो बेटर होगा। एंड हमने ऑलरेडी देखा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने 12% सेफगार्ड ड्यूटी लगाया तो डोमेस्टिक प्राइसेस इंप्रूव होने चालू हो गए। तो मेरे हिसाब से अगले क्वार्टर्स में नंबर्स में भी काफी बेटर निकल के आएगा। तो टाटा स्टील भी हमें ओवरऑल पसंद है। तो मेटल में इन जनरल सारे स्टॉक्स हमें अच्छे लगते हैं एट करंट लेवल्स। फंडामेंटल नजरिया ओवरऑल मेटल्स पर और टाटा स्टील को भी टच बेस किया पंकज पांडे जी ने, और ऑफ कोर्स नतीजों में जो रैशनल रहे, मजबूती के जो वजह रही वो भी हमें बताई। लेकिन ऑल इन ऑल अगर यहाँ पर देखें तो कल जब टाटा स्टील के नतीजे आते हुए दिखे, मुनाफे के फ्रंट पर करीब 3 गुना की बढ़त देखने को मिली। हालांकि इसमें कई सारी चीजें हैं जिसे बारीकी से समझना होगा, जो पंकज जी अभी हमें बता भी रहे थे, लेकिन साथ साथ पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई हैं। कल के सत्र में भी टाटा स्टील के स्टॉक में हमने मोमेंटम देखी। मुनाफे के फ्रंट पर तो इजाफा है ही, रेवेन्यूज की अगर बात करें करीब 5% की तेजी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखने को मिली, और मार्जिन्स जो हैं वो 11% के आसपास, ऑलमोस्ट 66 बेसिस पॉइंट्स के अप मूव, यहाँ पर हल्के फुल्के अप मूव्स के साथ मार्जिन्स ने रिफ्लेक्शन दिखाया। लेकिन ऑल इन ऑल नंबर्स अनुमान के मुताबिक वैसे तो हमारे एक्सपेक्टेशन के फ्रंट पर नजर आ रहे हैं। टाटा स्टील के स्टॉक प्राइस पर एक टेक्निकल अपडेट भी होना चाहिए। फंडामेंटल नजरिया विद राशनल हमने पंकज जी के साथ समझा। रचना जी, टाटा स्टील एब्सोल्युटली रिजल्ट पर अगर आज रिफ्लेक्ट करता है तो फिर टेक्निकली राय क्या होगी? जी, टाटा स्टील पे टेक्निकली राय यही होगी कि यहाँ पे एक पॉजिटिविटी क्रिएट होने के चांसेस बनते हैं, और फिलहाल हम करीब करीब 152 के आसपास बैठे हुए हैं प्राइस पे, कैश लेवल्स पे, और ये मूव कंटिन्यू होते होते 160 की तरफ नियर टर्म में जा सकता है विद इन मंथ और 1.5 मंथ्स। एंड 160 के आसपास जब ये पहुंचेगा तो नियर टर्म वाले लोगों को, शॉर्ट टर्म वाले प्लेयर्स को एक बारी को बुकआउट का लेवल आएगा, और उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद अगले मूव के लिए तैयारी हो सकती है।
कंसोलिडेशन उसके बाद मूव के लिए तैयार हो सकता है। 160 तक के टारगेट्स एंटिसिपेट किए जा रहे हैं। ब्रोकरेजेस की माने तो 180 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। टाटा स्टील के स्टॉक प्राइस पर ये एक इम्पैक्ट आज टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों पर बाजार खुलने के साथ साथ भी इस पर एक राय हम जरूर लेंगे। लेकिन एसआरएफ कल बाजार जब बंद हो रहे थे, लास्ट मिनट जब मार्केट क्लोज हो रहे थे, एसआरएफ के नंबर्स आते दिखे। नंबर्स अच्छे हैं एसआरएफ के हर लिहाज से अगर देखेंगे। करीब आय में 23% की बढ़त देखने को मिली। मार्जिन्स में भी सुधार हो सकता है कि आज बाजार खुलने के साथ, बिकॉज कल लास्ट मिनट में ही नंबर्स आते हुए दिखे, तो एसआरएफ पर एक रिएक्शन जरूर दिखे। मुनाफे के फ्रंट पर 271 करोड़ से इसका मुनाफा 526 करोड़ पर जाता हुआ दिखा है, जो कि 94% की अप मूव ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस है। रचना जी, एसआरएफ पर भी एक टेक्निकल नजरिया आपसे जानना चाहेंगे। में लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी सिचुएशन इज लुकिंग गुड एंड आज अगर ये अपसाइड पे ओपन होता है तो दैट वुड बी इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट, जो कि करीब करीब मार्च 2025 से लेके अभी तक मतलब 2 महीने की रेंज में से ये ब्रेकआउट होगा, जो जिसके बाद ये काउंटर 3200 की तरफ जाने के लिए शॉर्ट टर्म में भी निकल पड़ सकता है। तो 150 to 200 रुपीस का अपस्विंग यहाँ पे नियर टर्म में भी पॉसिबल है एंड 2950 के ऊपर जब तक ये काउंटर रहेगा तब तक ये पॉजिटिविटी बनी रहेगी। इवन फॉर लॉन्ग टर्म प्लेयर्स जो लोग मल्टीपल मंथ्स एंड 1 ईयर प्लस के लिए भी इसको देखना चाहते हैं, उनके लिए भी दिस काउंटर इज लुकिंग गुड और यहाँ पे पोर्टफोलियो में एडिशन भी करने लायक सिचुएशन है चार्ट पे। ठीक है, एसआरएफ को लेकर ये व्यू। कल बाजार में बीएसई के शेयर में भी हमने जोरदार तेजी देखी और 7,000 रुपये के ऊपर ये शेयर निकल गया। नया रिकॉर्ड बना है बीएसई का। खबर अब ये आई है कि जो इन्होंने ऐलान किया था बोनस इशू करने का, उसके लिए 23 मई रिकॉर्ड तारीख तय की गई है और हर एक शेयर पर कंपनी 2 बोनस शेयर देगी। जाहिर तौर पर लिक्विडिटी इससे बढ़ जाएगी शेयर में। पंकज सर, बीएसई में क्या यहाँ से आप और तेजी देख रहे हैं? क्योंकि अब तो फिर बोनस के बाद फिर लोगों को लगेगा कि नहीं, शेयर थोड़ा सस्ता हो गया, खरीदने का मौका बन जाएगा फिर लोगों को। तो स्पेसिफिकली बीएसई में मेरा कवरेज नहीं है, बट हमें लगता है कि ओवरऑल पीरियड ऑफ टाइम बीएसई मार्केट शेयर गेन करेगा एफएनओ साइड में। तो स्ट्रक्चरली तो हमें वो पॉजिटिव लगता है, बट कंपेयर टू दैट आई थिंक एनएससी को कहीं ना कहीं एक चैलेंज आने वाला है मार्केट शेयर मेंटेन करने के लिए, बिकॉज क्योंकि दोनों एक्सपायरी अलग अलग दिन पे होगी, प्लस एवरी 1% बीएसई में ऑप्शंस का अवेलेबिलिटी ज्यादा है। तो इसीलिए हमें लगता है कि बीएसई टेक्निकली और स्ट्रक्चरली मार्केट शेयर गेन कर सकता है, पर जैसा कि मैंने हाईलाइट किया इस पे हमारा कोई कवरेज नहीं है, तो मैं इस पे कोई टारगेट प्राइस आपको बता नहीं पाऊंगा। ठीक है, बीएसई कवरेज नहीं, किसी और एक्सपर्ट से इसके बारे में व्यू लेंगे। अच्छा रचना जी, एक काम कीजिए, टेक्निकल जरा चेक करके बता दीजिए कि बीएसई में आप यहां से क्या टारगेट देख रही हैं, और साथ ही साथ एक नतीजा आया है हैप्पीएस्ट माइंड का, इसके बारे में जरा व्यू दीजिए। आईटी में तो कल हमने चौतरफा तेजी देखी, उसमें इस शेयर ने भी पार्टिसिपेट किया था, 4 दिन तक लगातार गिरा था, लेकिन एक दिन में पूरी की पूरी भरपाई कर दी थी। नंबर थोड़े कमजोर दिख रहे हैं, क्या चार्ट्स में कोई कमजोरी आपको दिख रही है? बीएसई के टारगेट की जहां तक बात है, फर्स्ट टारगेट इसका यहाँ से 7,600 के आसपास का बनता है, और जिसको स्केल करने के बाद हम आगे के टारगेट्स की भी चर्चा करेंगे व्हेन द टाइम कम्स। एंड हैप्पीएस्ट माइंड की जहां तक बात है, ये काउंटर का एक अच्छा दौर था, लेकिन वो दौर काफी टाइम से खत्म होके रखा है एंड चार्ट्स आर नॉट पॉजिटिव। काफी टाइम से ये चार्ट्स नेगेटिव है एंड यहाँ पे ये काउंटर अगर 650 के ऊपर क्लोज देने लगेगा तो कहीं जाके ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से अट्रैक्टिव लगने लगेगा, लेकिन तब तक के लिए दिस इज, अगर ये ऊपर की साइड जाता भी है तो इट शुड बी ट्रीटेड ओनली एज ए कंसोलिडेशन एंड अ रिलीफ रैली एंड नथिंग बियॉन्ड दैट। इसका ट्रेंड चेंज तभी होगा जब ये 650 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करेगा। चिकन है ये सारे वो नंबर्स हैं, वो सारे इनफैक्ट शेयर्स हैं जहां पे नंबर्स और नंबर्स का इम्पैक्ट आज कैलकुलेट होने जा रहा है। लेकिन इस बीच ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी हैं और उन्होंने भी कैलकुलेशंस काफ़ी अच्छे से डाली हुई हैं। तो यही काम करते हैं। आशीषा मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ रही है, आपको बताएंगी ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स क्या कह रही है। आशीषा गुड मॉर्निंग, बताइए आज की रिपोर्ट्स।
डिम्पी गुड मॉर्निंग। तो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स में सबसे पहले जिंदल स्टेनलेस की बात करेंगे। मोतीलाल ओसवाल की बड़ी रिपोर्ट आई है, इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट है। खरीदारी की राय के साथ 770 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। तो करंट मार्केट प्राइस से कंपेयर करें तो करीब 25% का अपसाइड यहाँ पर नजर आ सकता है। मोतीलाल ओसवाल का ये कहना है, उनका मानना है कि पिछले 2 सालों में कंपनी ने अच्छा खासा ग्रोथ रिपोर्ट किया है और कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स कंपनी के काफ़ी सॉलिड है। 40% का कंपनी कैपेसिटी एक्सपैंड करना चाहती है FY27 तक। तो कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान और रॉ मटेरियल सिक्योरिटी के चलते आगे चलते हुए भी कंपनी अच्छा मुनाफा रिपोर्ट कर पाएगी। वॉल्यूम ग्रोथ गाइडेंस 14% का रेवेन्यू CAGR कंपनी रिपोर्ट कर पाएगी। तो ब्रोकरेज हाउसेस का नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव, ये रिपोर्ट के चलते जिंदल स्टेनलेस में आज एक्शन दिखेगा। इसके अलावा याद रखें, हिंडाल्को की होली ओन सब्सिडरी नोवेलिस के नतीजे आए और नतीजों के बाद हिंडाल्को पर कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स निकल कर आई है। सिटी सबसे पहले खरीदारी की राय 725 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य उन्होंने रखा है। उनका मानना है कि LME के प्राइसेस जिस तरह से मूव होंगे उसी तरह से हिंडाल्को के स्टॉक परफॉर्मेंस में भी मूवमेंट दिखेगी और स्क्रैप सप्लाई मूवमेंट के चलते यहाँ पर इंप्रूवमेंट नजर आ सकती है। एक्सिस कैपिटल ने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। 770 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य हिंडाल्को पर रखा है और एक्सिस कैपिटल का मानना है कि $495 पर टन का एबिटा नोवेलिस रिपोर्ट कर पाएगी FY26 में और $511 पर टन का एबिटा कंपनी रिपोर्ट कर पाएगी FY27 में। इसके अलावा लास्टली एक्वायरस ऐड की रेटिंग 660 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य। तो ब्रोकरेज हाउसेस का नज़रिया अभी भी हिंडाल्को पर काफ़ी पॉजिटिव है नोवेलिस की रिपोर्ट के चलते, पर लेकिन जिंदल स्टेनलेस पर इन पर्टिकुलर अपनी नज़र रखें। ठीक है, सारी की सारी रिपोर्ट्स आपने बताई, इसको हम धीरे धीरे करके आगे चल के डिस्कस करेंगे इसी कार्यक्रम में। अशेष शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद फिर करेंगे इस पर चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट्स लाइव। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम, हमारे 2 एक्सपर्ट्स रचना जी और साथ ही पंकज पांडे हमारे साथ मौजूद हैं फंडामेंटली और टेक्निकली बाजार पर अपनी स्ट्रैटेजी लेकर। वहीं प्री ओपन टिक्स थोड़ी ही देर में आपकी स्क्रीन पर आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन कल की धुआंधार तेजी के बाद भारतीय बाजार की आज की तस्वीर कैसे दिखेगी? गिफ्ट निफ्टी में जो इनिशियल 100 पॉइंट्स के डाउन ट्रेंड है, क्या उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? एक ब्रीदर होगा, कंसोलिडेशन होगा, या फिर कल की वन साइड अप मूव जो है वो आज भी जारी रहेगी बाजार में? इन सारे के सारे सवालों का जवाब लेने की कोशिश होगी। मार्केट में इस वक्त अगर आप देखेंगे विदेशी बाजार से संकेत ठीक ठाक मिलते हुए, प्री ओपन सेशन खुलता हुआ बाजार का 25,121 के लेवल्स इस वक्त प्री ओपन में उम्मीदें काफ़ी निफ्टी दिखाते हुए, लेकिन ध्यान रखिएगा वॉलेटिलिटी पिछले कई दिनों में हमने बाजार में देखी, काफ़ी सारे इवेंट्स है, उसके बाद उठ खड़ा हुआ है ये बाजार। तो कॉशियस नज़रिया अब भी अपनाना चाहिए, लेकिन इस कॉशियस एटीट्यूड के साथ साथ बाजार की इस तेज़ी को एंजॉय भी ज़रूर कीजिएगा। ऑन द फेस ऑफ इट सारे के सारे ट्रिगर्स, पॉइंटर्स और इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन जो है बाजार के हक में इस वक्त ट्रेड करते हुए, और इसी के चलते उम्मीद यही करके चलते हैं कि 25,000 का आंकड़ा, ये लेवल जिसका इंतजार कल हम कर रहे थे, शायद आज के सत्र में हमें दिख जाए। इनिशियल प्री ओपन सेशन में संकेत इस वक्त नजर आ रहे हैं एक ठीक ठाक मजबूत शुरुआत के, 25,000 के लेवल्स हो सकता है कि आज के सत्र में देखने को मिले। इस बीच रुपए की शुरुआत थोड़ी ही देर में आपके स्क्रीन पर करेंसी की ओपनिंग पर भी नजर रहेगी। वहीं कमोडिटी मार्केट का भी जायजा लेंगे, बिकॉज इस वक्त हम देख रहे हैं कि कमोडिटी मार्केट्स में कच्चे तेल की चाल में उबाल है, लेकिन सेफ हेवन के तौर पर जैसे इक्विटी मार्केट में एक इंपैक्ट आता हुआ ऑन पॉजिटिव फ्रंट देखने को मिल रहा है, एक डाउनसाइड इंपैक्ट हम देख रहे हैं गोल्ड के प्राइसेस में। कल के सत्र में ही देखिए घरेलू बाजार में, विदेशी बाजार में सोने चांदी की चाल में कमजोरी देखने को मिली। करीब 3,000 रुपए तक की गिरावट हमने देखी है गोल्ड प्राइसेस में, 92,935 के लेवल्स के आसपास ट्रेड करता हुआ। लेकिन चलिए सारी की सारी चीजों पर, सारे के सारे इंडिकेटिव एक्शंस पर नजर रहेगी। इस बीच कल के सत्र में भी अगर हम देखें बाजार में हर बेंचमार्क, हर इंडिसेस में अच्छा खासा एक्शन था। 75 पैसे की मजबूती के साथ रुपए की शुरुआत इस वक्त होती हुई नजर आ रही है। 84 रुपए और 65 पैसे डॉलर के मुकाबले रुपया इस वक्त खुलता हुआ 75 पैसे की मजबूती के साथ। मिड कैप स्मॉल कैप में बढ़िया एक्शन था। पंकज जी गुड मॉर्निंग, आपसे एक टेक जानना चाहूंगी। फंडामेंटली मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में भी, ब्रॉडर मार्केट्स में भी कल तेजी देखने को मिली। इस पूरे के पूरे सेक्टर ब्रॉडर मार्केट सेगमेंट की अगर बात करें, कौन से सेक्टर्स फोकस रेडार पर होना चाहिए और एंट्री अपॉर्चुनिटी मिलने पर मिड कैप और स्मॉल कैप में क्या निवेश करना चाहिए? अगर हाँ तो कहां पर?
तो देखिए ओवरऑल क्योंकि डोमेस्टिक सिनेरियो या डोमेस्टिक मैक्रोस काफी बेटर है, इनफैक्ट बेटर होते गए हैं बिकॉज क्रूड ऑयल प्राइसेस कहीं सॉफ्ट है, प्लस जो रेट कट के एक्सपेक्टेशंस हैं वो थोड़े ज्यादा है। पहले 50 बिप्स का था, अभी जो सिनेरियो वो थोड़ा बेहतर निकल के आने वाला है, प्लस आपकी ओवरऑल मानसून का एक्सपेक्टेशन भी बेटर है। तो मेरे हिसाब से मिड कैप एंड स्मॉल कैप रिलेटिवली बेटर कर सकते हैं। बट देन अगेन ये बहुत बड़ा यूनिवर्स होता है बिकॉज लार्ज कैप्स आपके करीब टॉप 100 स्टॉक्स होते हैं, फिर मिड कैप्स 150 स्टॉक हैं, उसके बाद में सारे स्मॉल कैप आते हैं, तो काफी बड़ा यूनिवर्स है। इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है कि आप स्टॉक सेलेक्टिव या सेलेक्टिव बेसिस पे स्टॉक्स को चेस करें। देखिए कुछ कुछ सेगमेंट्स हमें बहुत पसंद है, जैसे कि हॉस्पिटल्स पसंद है। हॉस्पिटल्स में जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर ग्लोबल ओवरऑल काफी अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें KKR पी इन्वेस्टर्स आए हैं, तो ओवरऑल सेंस है कि इस कंपनी की ग्रोथ आगे कुछ सालों में अच्छी रहने वाली है। सिमिलरली होटल्स में अगर आप देखिए तो होटल्स हमको सारे पसंद है। अभी जो रिसेंट में जो करेक्शन आया मेरे हिसाब से काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो इंडियन होटल्स हो या फिर जैसे आज या कल नतीजे आए शैले होटल है या फिर ITC होटल्स है। आई थिंक ये स्टॉक्स हमें ओवरऑल पसंद है। देन आई थिंक इवन ऑन दी capital good side, you have companies like say for example Aeroflex Industries, वो हमें पसंद है, निश प्लेयर है। NRB बेयरिंग्स है, या फिर आपके बिल्डिंग मटेरियल्स में कजारिया के नंबर्स अच्छे नहीं थे, बट हमें लगता है कि ओवरऑल जो रियल एस्टेट में जैसे ही आपके डिलीवरी चालू होते हैं 2 या 3 साल जब आपकी बुकिंग होती है, उसके बाद में जब कंस्ट्रक्शन पिकअप होता है, तो कहीं ना कहीं कजारिया सिरेमिक में अच्छा खासा प्राइस करेक्शन हो चुका है। हमें लगता है कि ओवरऑल ये कंपनी भी अच्छा कर सकता है। या फिर फार्मा में अगर आप देखें और भी कंपनीज अगर मैं हाईलाइट करना चाहूँ तो से फॉर एग्जांपल हाइकल या पिरामिड फार्मा, आई थिंक ये कंपनीज हमें ओवरऑल पसंद है। आई थिंक मैंने काफी नाम ऑलरेडी बता दिए। पंकज जी काफ़ी सारे नाम बताएं और हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स इसे नोट भी कर रहे होंगे। और इसमें सिरेमिक स्पेस है, ऑटो एंसलरी पॉकेट्स हैं, बेरिंग स्टॉक्स हैं, सारे के सारे स्पेसेस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। छोटी मझौली कंपनियों में सारे के सारे स्क्रिप्ट्स हैं जो कि हो सकता है अच्छा एक्शन दिखा सके, पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया जा सकता है इन्हें एंट्री अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ कोर्स मिलने पर। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे। शरद है हमारे साथ नौ के नौरत्न की सूची लेकर। शरद गुड मॉर्निंग, बताइए क्या है आज नौ के नौरत्न में खास? गुड मॉर्निंग मानसी। टाटा स्टील पे नजर रहेगा। इनलाइन सेट ऑफ Q4 नंबर्स आया है और इम्पोर्टेंटली ये इन्फ्यूज फंड्स करने वाले अपने होली ओन सब्सिडरीज को। नेट जो है आप कह सकते हैं इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स है, फ्लैटिश मूवमेंट जो है स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हिंडाल्को के भी नज़र रखिएगा। नोवेलिस के फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स तो इनलाइन आए हैं, लेकिन मैनेजमेंट ने FY26 का वॉल्यूम और मार्जिन गाइडेंस नहीं दिया है। ग्लोबल टैरिफ इश्यूज अभी भी चल रहे हैं, तो इस पर एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रही है और नेट जो है थोड़ी नेगेटिव रिएक्शन स्टॉक में देखने मिल सकता है। हैप्पीएस्ट माइंड की बात करें तो कमज़ोर नतीजे आए हैं और कुछ बड़ा गाइडेंस भी नहीं देखने मिला है आगे जाते हुए, खासकर की कंपनी के ऑर्डर बुक फ्लो को लेके। तो हैप्पीएस्ट माइंड्स की बात करें तो 32% का जो है गिरावट पैट में देखने मिला है, तो स्टॉक के लिए नेगेटिव है। SRF की वही बात करें तो चौथी तिमाही के नतीजे में स्ट्रेंथ देखने मिली है। मिड कैप केमिकल कंपनीज में अच्छी मोमेंटम आई और सीक्वेंशियली देखिए तो मार्जिन में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आया, खास करके रेफ्रिजरेंट गैस सेगमेंट में। इनकी कॉनपॉल की वजह नज़र रहने वाली है। सन फार्मा के लिए नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है और खास करके जो स्पेशलिटी जो ड्रग्स जा रहे हैं उन पे जो है प्राइसिंग कंट्रोल का जो है आदेश आ गया है डोनाल्ड ट्रंप से, और यहाँ पे जो है आप कह सकते हैं कि कुछ ग्लोबल रीप्राइसिंग और प्रेशर भारत में देखने मिल सकता है फार्मा स्टॉक्स को। लेकिन कल जो था भारी गिरावट हमने सन फार्मा में ऑलरेडी देख लिया था, तो यहाँ पे जो है थोड़ी सी बाइंग आ सकती है। एंजल वन 14 मई को जो है बोर्ड मीट होगी, जहाँ पे स्टॉक ब्रोकिंग, रिसर्च एनालिस्ट और MF डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस को नए सब्सिडरी में लाया जाएगा। एक टाइप से ये प्रीकर्सर है जिस तरह एंजल के प्राइवेट वेल्थ का बिजनेस का लिस्टिंग होगा। BSE मई 23 को रिकॉर्ड डेट रखा है बोनस इशू के लिए। नेट न्यूट्रल है। बोनस इशू में याद रखिएगा अगर आप 1 शेयर होल्ड करते हो तो आपको 2 शेयर मिलने वाले, लेकिन 23 मई ये रिकॉर्ड डेट है, इसको नोट कर लीजिए। जेंसॉल इंजीनियरिंग हमने जो है पहले से ही मुहिम लगाई थी ईटी नाउ स्वदेश में, और यहाँ पे अब सेबी डायरेक्टिव के हिसाब से अनमोल जग्गी ने रिज़ाइन कर दिया है MD के पद पे, और उनके भाई पुनीत जग्गी ने भी स्टेप डाउन कर दिया है एज अ होल टाइम डायरेक्टर। और आखिर में बिग बोल ब्रोकरेज हमारा रहने वाला है जिंदल स्टेनलेस स्टील। यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल का इनिशिएटिंग कवरेज है, बाय रेटिंग, टारगेट प्राइस 770 रुपये प्रति शेयर का है, लगभग 26% डिस्काउंट का, और वहाँ पे जो डिमांड लेके है, कैपेसिटी एक्सपेंशन लेके है, उस पर एक बुलिश नज़रिया बन रहा है। और एबिडा और पैट का कैगार जो है लगभग 17% और 21% रहने वाला है अगले 3 साल में। तो इन सारे 9 स्टॉक्स पे आप नज़र रखिए, ये हमारे 9 के नवरत्न हैं।
ठीक है, ये सारे के सारे 9 शेयर जहां पर आज एक्शन जरूर दिखेगा और आपको इन शेयरों पर बारीकी से नजर रखनी चाहिए। पंकज सर, आपसे जरा ये जानना चाहेंगे कि कल जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर जो दस्तखत किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, आप उसे कैसे देख रहे हैं? क्या भारतीय कंपनियों पर इसका असर पड़ेगा? क्या यहाँ पर दवाएं आपको लगता है कि महंगी हो जाएंगी? तो लगता है कि जो ऑर्डर का इंटेंट है वो लार्जली इनोवेटर कंपनीज पे है, बिकॉज वहां पे कंपटीशन कम होता है और इनोवेटर कंपनी जैसे उनको पेटेंट मिलता है तो वो काफी प्राइसेस चार्ज करते हैं एंड कहीं ना कहीं वो एक सबसे बड़ी चिंता है फॉर जो हमें समझ में आता है। जो आप जेनरिक कंपनीज की बात करते हैं, जेनरिक कंपनीज में ऑलरेडी काफी सारे प्लेयर्स होते हैं, कंपटीशन अच्छा खासा होता है, वहां पे आप इतना प्राइस कट नहीं कर सकते जो कि इनोवेटर ड्रग में कर सकते हैं। इंडियन कंपनीज के हिसाब से मैं बात करूं तो सन फार्मा एक इम्पैक्टेड रहेगा, बट इन जनरल मैं लार्जली कंपनीज को इम्पैक्टेड नहीं देखता हूं ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस। सेंटिमेंटली डेफिनेटली नेगेटिव हो सकता है, बट मेरे हिसाब से एक्सेप्ट फॉर सन फार्मा ये ऑर्डर बाकी और कंपनीज के लिए इतना नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बिकॉज जैसे मैंने बताया आपके मार्जिन प्रोफाइल इतने ज्यादा नहीं होते हैं जेनरिक ड्रग में कि आप 50 से 80% का प्राइस कट ले पाए और वो पॉसिबल है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा इंटेंट है वो आपके इनोवेटर ड्रग कंपनीज पे है या इनोवेटिव ड्रग्स पे है। सो रिलेटिवली मैं इम्पैक्ट ज्यादा नहीं मानता आगे जाके। ठीक है, ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। हालांकि GTRI यानी कि ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने एक रिपोर्ट जारी की है। उनका ये कहना है कि अब अमेरिका से अगर आय घटती है तो कंपनियां बाकी देशों से ज़्यादा अपने मुनाफा कमाने की कोशिश करेंगी। वहीं जो अमेरिका में जो दवा कंपनी की जो लॉबी है, उनका ये कहना है कि अगर मुनाफे पर असर होता है तो फिर बाकी दवाओं के लिए जो रिसर्च और इनोवेशन का काम होता है वो थोड़ा सा प्रभावित ज़रूर होगा। चलिए, 2 और एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं चंदन तापड़िया जुड़ गए हैं, बाजार के जाने माने एक्सपर्ट, और इसके अलावा आदित्य अग्रवाल भी हमारे साथ हैं। चंदन जी, आदित्य जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीना उत्तर प्रदेश पर। चंदन जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे और आपके स्टॉक पिक्स जानेंगे आज के लिए। कल बड़ी तेजी हुई है, बड़ा पैसा बनाया लोगों ने, आज आपकी नजर कहां पर रहने वाली है? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और सभी पैनलिस्ट, मानसी जी और सभी डिम्पी दर्शकों का आभार। देखिए, बाजार में काफी शानदार रैली देखने को मिले थे और भारतीय बाजार का यही दशा और दिशा रहता है कि जब भी यहाँ पे सर्टेनिटी आती है, बाजार अपने बुल्स के मोमेंटम को वापस एक गिरफ्त में ले लेता है। आई थिंक कल का जो मोमेंटम था, दैट इज हाईएस्ट एवर इंट्राडे गेन्स इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स, और परसेंटेज टर्म में आई थिंक 2001 फेब के बाद का हाईएस्ट, 2021 के बाद की हाईएस्ट रैली है। तो काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे, और अच्छी बात यह है कि हर मीनिंगफुल लेवल है वो रेस्पेक्ट हुआ है। और अभी जो मेजर सपोर्ट था वो 23,850 के आसपास था। तो सपोर्ट जो पहले हर्डल होता था वो रिटेस्ट होकर मोमेंटम दिखाया। मेरा मानना है कि जब तक निफ्टी अब 24,550 के ऊपर है, बाय ऑन डिक्लाइन कंटिन्यू रहेगा। इंडेक्स कहीं ना कहीं 25,200 25,500 तक का सफर तय कर सकता है। बैंक निफ्टी में भी बात करें तो बैंक निफ्टी में भी एक डिप्स बना था, बट वापस एक अच्छे खासे पॉजिटिव पैटर्न देखने को मिले। जब तक 54,500 होल्ड है, कोई भी डिक्लाइन आता है, खरीदारी की सलाह होगी। ऊपर में 56,000 के टारगेट रहेंगे। अब हम स्टॉक स्पेसिफिक होकर बात करते हैं तो एक ट्रेड रहेगा LTI माइंट्री और सिलेक्टिव IT काउंटर में काफी अच्छा मूव देखने को मिला था। LTI माइंट्री में राउंडिंग फॉर्मेशन वीकली चार्ट में बना है, डेली चार्ट में एक रफ हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न बना है। राइजिंग सपोर्ट ट्रेंड लाइन के साथ में 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डिसाइसिवली पार हुआ है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। तो LTI माइंट्री पे खरीदारी की सलाह है। 4,825 के आसपास के सपोर्ट है, 5100 तक के टारगेट LTI माइंट्री में बनेंगे। उसके बाद LNT पिछले कुछ दिनों से हमें काफी समझ में आ रहा है। डेली और वीकली चार्ट में पॉजिटिव प्राइस पैटर्न है, वीकली में हाई टॉप हाई बॉटम बन रहा है, डेली में एक फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन को सरपास किया। तो LNT पे खरीदारी की सलाह होगी। 3525 के स्टॉप लॉस से कहीं ना कहीं 3725 तक के टारगेट बनने चाहिए। ठीक है, पॉइंट टेकन है सर। आपके शेयर्स भी नोटिस हो गया। आदित्य अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़े हैं। आदित्य भाई नमस्ते, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आप अपने ट्रेड भी बता दीजिए। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, थैंक यू शो पे बुलाने के लिए। 2 स्टॉक रिकमेंडेशंस के साथ जाना चाहूंगा, दोनों बाय रिकमेंडेशन है। पहला एक्साइड इंडस्ट्रीज स्टॉक ने एक अच्छा बेस फॉर्मेशन किया है, वहां से ब्रेकआउट किया है। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 410 का यहाँ पे हमको टारगेट लगाना है, 365 का स्टॉप लॉस लगाना है। सेकंड ट्रेंड का स्टॉक रहेगा डिम्पी जी। कल हमने देखा कि इसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिखाया है स्टॉक में, डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन से। वॉल्यूम भी काफी शानदार थे कल स्टॉक में कंसोलिडेशन के बाद। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कंटिन्यूएशन होना चाहिए अब मूव का। तो ट्रेंड पे खरीदारी की सलाह, 5800 का टारगेट, 5280 का स्टॉप लॉस।
ओके ठीक है, ज़्यादा बड़ा गैप तो नहीं आया इस ट्रेंड में, सिर्फ 3 रुपये का ही गैप है, लेकिन आपके लिए सौदा काम का है ये, आदित्य आपको बता रहे हैं। और साथ ही चंदन सर के ट्रेड भी हमने स्क्रीन पर डाले हैं, ये भी आप नोटिस कर लीजिएगा। पंकज पांडे भी आपको थोड़ी देर पहले मेटल्स वगैरह पे जानकारी दे रहे थे, तो सिलेक्टिव होने की ज़रूरत है। अब यूफोरिया चलता है, आता है, काम भी आता है, काम भी आया, फिर से अप्रूव हुआ, लेकिन उसके बाद फिर से सिलेक्शन आ जाएगी। यूफोरिया सिलेक्शन, सिलेक्शन यूफोरिया, ये सब पूरा का पूरा एक थीम है जो मार्केट्स के अंदर कहीं ना कहीं प्ले कर रही है फिलहाल तो। लेकिन अब मैं जरा लेवल्स फ्रीज हो गए तो आपको जरा ये बता देता हूँ कि कौन सा शेयर कैसे खुल रहा है, फिर एक्चुअली मार्केट खुल भी जाएगा। 7 ही पॉइंट सिर्फ निफ्टी ने आज नेगेटिव किए हैं, जबकि सुबह 120 पॉइंट का आपको माइनस दिख रहा था, तो उसका 50% हुआ है फ्रीज लेवल पे, और ये 24,800 के जस्ट ऊपर है। 24,800 पहला पड़ाव है बाजार का सपोर्ट का। ये पहले एक ज़माने में रेजिस्टेंस था, लेकिन कल एक ही कैंडल ने इसको सीधा एक जगह से उठा के दूसरी जगह बिठा के रख दिया, यानी कि एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में पहुंच गए। तो इसलिए 24,800 पहला सपोर्ट है। तो ये जो गिरावट है, इसमें आप खुलते ही बस ये चेक करना कि हम 24,800 के कितना नीचे और कितना ऊपर चल रहे हैं। ज़्यादा समय ऊपर निकाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है आज में वापस से 25,000 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए। दूसरा पॉइंट, बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो 55,233 का है लेवल, तो ये भी ज़्यादा नहीं टूट रहा। 150 पॉइंट के मामूली गैप के साथ ये भी ट्रेड होगा। इसका पहला सपोर्ट 55 का, दूसरा 54,800 का है। तो आज मैं इस चीज़ को वेट करूंगा। ध्यान रखना पुट कॉल रेशियो के हिसाब से 1.29 का पीसीआर है निफ्टी, स्लाइटली महंगा है क्योंकि चला है एक दिन में, और बैंक निफ्टी का पीसीआर अभी भी 1 से नीचे चल रहा है, 0.97 है। इसका मतलब उसमें अभी भी ज़्यादा जान है बैंक निफ्टी में। तो छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट कभी भी करने हो तो बैंक निफ्टी में करना। इसके अलावा रिलायंस, HDFC दोनों के अंदर आज अच्छी बढ़त तो नहीं मिलेगी। स्टार्टिंग में थोड़ा हल्का हल्का प्रेशर दिखेगा, 7 रुपये 3 रुपये के आसपास का गैप यहाँ पर भी आपको दिखेगा। ये दोनों मैंने बड़े शेयर भी आपको नोटिस कराए हैं। अब मार्केट के अंदर कौन से शेयर ऐसे हैं जो आज ओपनिंग कैसे करेंगे बता देता हूँ। टेक महिंद्रा, SCL टेक, ये दोनों IT कंपनीज आज आधे से 1.5% ऊपर खुलेंगी। कुछ फार्मा कंपनीज ऊपर खुल रही है, जैसे सन फार्मा, US एक्सपोजर ज़्यादा है, लेकिन बैंडविड्थ अलग अलग आई है दवाइयों को कम करने की रेट की, तो इसलिए 1.5% ये ऊपर खुल रहा है। इसके अलावा इंडसन बैंक भी आज हरे निशान में खुलेगा। M&M लाल निशान में, पावर ग्रिड, इन्फोसिस, ये कुछ शेयर ऐसे हैं जो कि 1% तक के दबाव के साथ खुलेंगे। चलिए मार्केट्स की हो रही है ओपनिंग और ज़रा चेक कर लेते हैं इस समय बाजार कैसे खुलते हैं। एडवांस डिक्लाइन की रेशियो भी थोड़ा नोटिस कीजिएगा। ओपनिंग में ही 1200 शेयर बढ़कर खुल रहे हैं और 450 शेयरों का डिक्लाइंस है। अब आप देखेंगे सिर्फ 90 पॉइंट रह गया बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी बैक टू ग्रीन आने की कर रहा है तैयारी, और निफ्टी के पास भी सिर्फ 10 पॉइंट है। देखते देखते हरा निशान आपको बैंक निफ्टी पे दिख गया होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये अर्ली एडजस्टमेंट्स हैं, जिन्होंने कल माल नहीं काटा है, शायद आज की उनकी कटान हो ये माल की, तो इसलिए पहले थोड़ा थांबा, थोड़ा रुक जाइएगा, देख के लेवल्स को पचने दीजिए, डाइजेस्ट होने दीजिए, उसके बाद आप इसमें ट्रेड करें तो मेरे को लग रहा है ज़्यादा समझदारी होगी। अर्ली पैसा, बिना प्रिंसिपल के आए हुए पैसा, बिना रीज़न और विजन के आए हुए पैसा आ तो जाएगा, लेकिन आपको डिस्टर्ब कर जाएगा, मार्केट में बड़े पैसे के बड़े लॉस के लिए खड़ा कर जाएगा। ध्यान रखना, इसलिए नियम के साथ खड़े रहो। आप 2 बार नियम से पैसा दे दोगे तो 8 बार जीतोगे। तो ये चीज़ का अपने प्रिंसिपल्स को ज़रूर फॉलो करना चाहिए, और यही ऐसा समय होता है जब प्रिंसिपल्स काम आते हैं। इंडिया विक्स अभी भी 18.5 के आसपास खड़ा हुआ है, ऑल्दो ये करेक्टेड है, बट अभी भी 18.5 का विक्स आपको शांति से बैठने नहीं देगा। अब आते हैं रिलायंस, HDFC, L&T, HUL, ऐसे कुछ बड़े शेयर, TCS, इन्फोसिस। स्क्रीन पे फटाफट फायर करते जाओ ये 506 बड़े शेयर्स, ताकि आपको इनके कंबाइंड वेटेज का एक आइडिया लग पाए कि ये शेयर कैसे चल रहे हैं। जैसे HUL आपको 0.5%, रिलायंस अभी हरे निशान में है करीब 0.5%, ठीक है। इसी तरह से L&T 0.25%, TCS, इन्फोसिस भी दिखाना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है देखने, क्योंकि कल IT का योगदान था, आज IT बटा हुआ है। कुछ शेयर अच्छे हैं, कुछ शेयर के अंदर आज तेज़ दबाव भी है। पेटीएम पे जो एक ब्लॉक डील लगनी थी वो लग रही है 4% के आसपास की, और 1.72 करोड़ शेयर्स बनेंगे जो कि डिस्काउंट पे लगनी थी करीब 6% के आसपास की, वो लग रही है। वो आप अपने नीचे पेटीएम के डील की हमने जानकारी आपके से नीचे डाल दी है। अब देखते ही देखते देखो कोई गिरावट का कोई खास असर नहीं है, मार्केट ने स्पीड पकड़ी हुई है, और 24,900, और आज का आपका लो चेक करेंगे ना तो आज का लो इज इक्वल टू आज का ओपन है, यानी कि आज खुलने के बाद नया लो तो बना ही नहीं मार्केट में, और उसके बाद वो खिंच के ऊपर आ गया और 24,800 को पक्का करके गया है कि 24,800 में नहीं जाने दूंगा।
ठीक है जी। तो जब तक अब 24,800 यानी कि आज का लो और आज का ओपनिंग का लेवल कंबाइन है ब्रेक नहीं होते, तब तक अब मार्केट नीचे नहीं जाएगा, ये इसके ऊपर ही खड़ा रहेगा। अब आते हैं कुछ और शेयर्स पे कि शेयर्स में कहाँ का मोमेंटम हो रहा है, फिर हीट मैप आपकी स्क्रीन पे जल्दी जल्दी आते जाएंगे। मैं कुछ शेयर्स आपके सामने पहले रख देता हूँ। सन फार्मा, उसमें बढ़त अब करीब 3-3.25% की हो गई है। औरोबिंदो फार्मा, ल्यूपिन, बायोकॉन, ग्लेनमार्क, इन सब पे बढ़त 1 से 1.5% की है। आज सबसे ज़्यादा चलने वाले इंडाइसिस में से भी निफ्टी फार्मा इंडेक्स है, जो कि आपको बढ़िया दिखेगा। और ये सभी के सभी शेयर्स जो मैंने फायर करवाए हैं अपनी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। हरे निशान, लाल निशान में जूझता हुआ बाजार, यही बात मैं थोड़ी देर पहले आपसे एडजस्ट करा था कि अर्ली एडजस्टमेंट्स हैं, उसको हो जाने दो, शांति रखना, आपको अपॉर्चुनिटी बढ़िया से मिलेगी, मौका मिलेगा। लेकिन दौड़ते हुए बस के चढ़ोगे, एक बार तो चढ़ जाओगे, आप सोचोगे मैं बहुत स्मार्ट हूँ, लेकिन एक्सीडेंट होने के चांसेस हमेशा बने रहेंगे। इसलिए खड़ी बस पे ही चढ़िए, आराम से चलने दीजिए, आराम से उतरिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है जी। तो निफ्टी बैंक एक बढ़िया स्पीड लगाने के बाद वापस थोड़ा सा नीचे आया 120 पॉइंट, और निफ्टी ने भी हरा निशान दिखाने के बाद अब लाल निशान में खिसका है और बहुत स्पीड से खिसका है। जैसे मैंने आपको बताया कि विक्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, विक्स अभी भी कूल डाउन नहीं है। एडवांस डिक्लाइन 1200 और 800 खड़ा हुआ है। बाजार कमज़ोर, मतलब आज हल्का वीक है, लेकिन फिर भी एडवांस डिक्लाइन ठीक है। इसका मतलब अंदर खाने अभी बहुत बड़ा पैनिक नहीं है, नहीं तो एडवांस डिक्लाइन भी ख़राब होता। ठीक है जी। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। हीट मैप आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं, इसमें आप इंडाइसेस देख रहे होंगे। इसमें निफ्टी फार्मा लगा हुआ है, जहाँ पे करीब 350 पॉइंट की तेज़ी है और ये बढ़ने वाले इंडाइसेस में से एक बना है। निफ्टी आईटी पे आज हल्का प्रेशर है, करीब आधे % के आसपास का। अब ये निफ्टी का सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला भी फार्मा है। अगर आप पहले 4 शेयर्स देख रहे हो तो उसमें से 2 फार्मा है, आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए। निफ्टी आईटी के अंदर टेक महिंद्रा के पास आधे % की बढ़त है, नहीं तो इन्फोसिस कल के 7% चलने के बाद आज 1.5% वापस आपसे ले रहा है पैसे। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर इंडसइंड करीब 1.5% ऊपर, और ये सबसे ज़्यादा चलने वाला बैंक है। और कोटक बैंक टूटने वाला है 1 से 1.5%, यानी कि गिरना और बढ़ना बड़े बैंकों में 2% की जद में ही है, उससे ऊपर कुछ नहीं हो रहा। ऐसे निफ्टी का रियल एस्टेट इंडेक्स है, ये जो कुछ बड़े शेयर हैं इनमें भी 1% से ऊपर की गिरावट या बढ़त नहीं है। तो बाजार अभी अपनी डायरेक्शन ढूंढेगा, मिली नहीं है, आज कैसे करेगा। इसलिए पहले 5 मिनट एडजस्टमेंट्स के नाम के निकल गए, अब मार्केट धीरे धीरे करके था बनाएगा, और जैसे जैसे लेवल्स ब्रेक या ब्रेक डाउन करेगा वैसे वैसे मार्केट्स को चलाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से 18.5 का विक्स अभी भी शांति से बैठने नहीं देगा। विक्स का 2 पॉइंट और कूल डाउन होना बहुत ज़रूरी है। जब आप इस टर्मिनल को छोड़ के कहीं भी काम पे चले जाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये 18.5 का विक्स आपको टर्मिनल से उठने नहीं देगा। ठीक है ना, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, और कुछ भी नहीं है। ना ही डरने की बात है, ना ही घबराने की, ना ही ज़्यादा हर्षोत्साहित होने की बात है। थोड़ा धीर गंभीर बनते हुए बाजार के अंदर काम करेंगे, बात बन सकती है। अब मेरे सहयोगी मेहमानों से कनेक्ट करके आपके लिए ओपनिंग के सौदे रखेंगे। एज एंटिसिपेटेड कल की तेजी के बाद स्लाइट ब्रीदर लेता हुआ मार्केट 24,851 के स्तर पर इस वक्त निफ्टी में ट्रेड आप देख पाएंगे। बैंक निफ्टी में भी हम देख रहे हैं इसी तरह के ट्रेड्स और इसी तरह की शुरुआत होती हुई। हालांकि निफ्टी फार्मा इंडेक्स जो है टॉप सेक्टोरल गेनर ऑफ द डे लेड बाय सन फार्मा और औरोबिंदो फार्मा में मजबूती के साथ शुरुआत होती दिखी। और आईटी सेक्टर ऑन दी फ्लिप साइड जो कल काफी तेज मजबूती के साथ चल रहा था, आज बैक सीट पकड़कर बैठा है। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी फ्लैट लेवल्स पर कामकाज देखने को मिल रहा है, यानी कि एंट्री अपॉर्चुनिटीज जो बाजार खुलने से ठीक पहले पंकज जी के साथ हम डिस्कस भी कर रहे थे, मिड कैप स्मॉल कैप ब्रॉडर मार्केट्स ओवरऑल मार्केट्स आपको प्रदान कर रहे हैं। इस बीच बीएसई पर नजर होनी ही चाहिए, क्योंकि बीएसई लिमिटेड बाजार खुलने से ठीक पहले कल जो नया आयाम छुआ है बीएसई लिमिटेड ने, उस पर हमने बातचीत की थी, और आज वापस से 7,116 के लेवल्स पर ऑलमोस्ट 2.5% गेन्स के साथ इस वक्त ट्रेड्स देखने को मिले हैं। आइए ओपनिंग ट्रेड्स बाजार की शुरुआत को हमारे एक्सपर्ट्स कैसे देख रहे हैं समझते हैं। शुरुआत करेंगे मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल चंदन तापड़िया से। गुड मॉर्निंग चंदन जी, बताएं मार्केट की शुरुआत में आपकी नजर कहां पर है? जी देखिए, बाजार की शुरुआत भले सॉफ्ट हुई है, बट कल का जो हैंगओवर है बाजार में अभी भी इंटेक्ट है। मेरा मानना है हल्के फुल्के जो डिप आएंगे उसके बाद में जो स्टेबिलिटी बनेगी वो एक नया मोमेंटम बाजार को देगी। एक आपने काउंटर का जिक्र किया, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इस काउंटर पे हम काफी पॉजिटिव रहे हैं और कब से हम 7500 के टारगेट की बातें कर रहे हैं, और अब ऐसा लग रहा है कि वो 7500 टारगेट ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 7100 के आसपास हम कामकाज कर रहे हैं।
तो BSE एक ऐसा काउंटर रहेगा जहां पे बाई ऑन डिक्लाइन का स्टेंस इंटेक्ट रहेगा। 6,850 के मेजर सपोर्ट रहेंगे एज ऑफ नाउ। ऊपर में 7,250 से लेके 7,500 तक के पोजिशनल टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। उसके अलावा आप देखोगे तो सिलेक्टिव फार्मा काउंटर में आज के दिन रिकवरी हुई है, और एक काउंटर मुझे आईटी में अच्छा लग रहा है, वो है डिक्सन। तो डिक्सन पे हम खरीदारी की सलाह देंगे। डेली और वीकली चार्ट पे बात करोगे तो एक पोल एंड फ्लिक पैटर्न जैसा प्राइस बिहेवियर देखने को मिला है। 2-3 दिन पहले जो डिक्लाइन आया था वो एक्जैक्टली 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और अब एक फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन सरपास कर रहा है। मौजूदा लेवल पे खरीदारी की सलाह देंगे। 16,100 के आसपास का सपोर्ट रहेगा, और डिक्सन इस बार 17,000 के जो रिसेंट हाई है वो पार करता हुआ नजर आएगा। तो BSE, डिक्सन, ये कुछ चुनिंदा नेम रहेंगे जहां पे हमारा मानना है कि बाजार के इस मूव में मोमेंटम बरकरार रहेगा। टेक्नोलॉजीज येट अनदर डे। कल के सत्र में भी ये स्टॉक में ज़बरदस्त एक्शन था, और ये एक्शन जो है आज भी आगे बढ़ता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है। BSE लिमिटेड 7,250 के इमीडिएट टारगेट्स यहाँ पर चंदन जी की तरफ से, और 7,500 तक कूच करने की पूरी तैयारी में BSE लिमिटेड का स्टॉक। आदित्य अग्रवाल भी हमारे साथ। आदित्य, गुड मॉर्निंग। बताइए ओपनिंग ट्रेड्स, बाजार की शुरुआत को आप कैसे देखते हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। मार्केट थोड़ा स्टेबल है और थोड़ा कंसोलिडेशन मैं कहूँगा हो रहा है। विक्स पे थोड़ी गहरी नज़र होनी चाहिए। 19 का जो लेवल है विक्स का, अगर वो क्रॉस करके उसके ऊपर विक्स निकल के आता है तो मुझे लगता है थोड़ी वॉलेटिलिटी शायद मार्केट में वापस बढ़ सकती है। डिम्पी जी भी बात कर रहे थे विक्स की स्टार्टिंग में, तो विक्स पे थोड़ा नज़र रहना चाहिए सबका। 19 एक अहम पड़ाव है, उसके ऊपर थोड़ा मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ सकता है, बट मुझे लग रहा है मार्केट ओवरऑल स्टेबल ही रहना चाहिए। अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात कर ले तो BEL का एक काउंटर है मानसी, बहुत शानदार लग रहा है, और एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है यहाँ पे BEL के काउंटर पे। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे टारगेट हमको लगाना है यहाँ पे 345 का टारगेट लगाना है, और स्टॉप लॉस लगाना है 315 स्टॉप लॉस, 345 का टारगेट। BEL पे खरीदारी की सलाह रहेगी। सेकंड स्टॉक पिडिलाइट का रहेगा मानसी मेरे रडार पे। स्टॉक ने एक अच्छा बेस फॉर्मेशन किया है, एक फ्लैग चैनल से फ्लैग पैटर्न से ब्रेकआउट आया था कल के ट्रेडिंग सेशन पे अच्छे वॉल्यूम्स पे, आज उसको फॉलो अप मूव कर रहा है। तो मेरे हिसाब से पिडिलाइट में जो ये फॉलो अप मूव देखने में मिल रही है कंटिन्यू होना चाहिए। करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी BEL पे। 3200 का टारगेट यहाँ पे, और स्टॉप लॉस हमको लगाना है 3040 का स्टॉप लॉस और 3200 का टारगेट इन पिडिलाइट। पिडिलाइट और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड डिफेंस क्षेत्र पर लगातार फोकस है हमारे फंडामेंटल एज वेल एज टेक्निकल एक्सपर्ट्स का, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 1.5 से 2% की तेज़ी के साथ इस वक्त स्टॉक में शुरुआत होती हुई 345 के टारगेट्स यहाँ पर मानकर चल रहे हैं। साथ ही BDL पर भी नज़र होनी चाहिए, वहाँ पर भी शुरुआती तेज़ी ज़रूर देखने को मिल रही है। डिफेंस में HL, BEL, BDL, शिप बिल्डिंग प्लेयर्स में कोचिन शिपयार्ड, मैसगांव डॉक के सारे स्टॉक्स पर फोकस होना चाहिए। पंकज जी, भारतीय एयरटेल के नंबर्स आने वाले, और नंबर्स से ठीक पहले भारतीय एयरटेल के स्टॉक प्राइस पर एक बार नज़र डालते हैं। भारतीय एयरटेल में नतीजों की ही अगर बात करें, उम्मीद यही लगाकर चल रहे हैं कि कुछ तमाम फैक्टर्स हैं जिन्हें अगर छोड़ दे, रेवेन्यू के फ्रंट पर ऑन क्वार्टर बेसिस नंबर्स ठीक रहेंगे। मार्जिन्स जो हैं वहाँ पर ऑलमोस्ट सेम लेवल्स जो 54% लास्ट क्वार्टर में थे वही मार्जिन्स या उनके आसपास मार्जिन्स नजर आएंगे। हालांकि बिजनेस सेगमेंट्स की बात करें, मोबाइल सर्विस बिजनेस, एंटरप्राइज बिजनेस, ये सारी चीज़ें, और 5G इम्प्लीमेंटेशन को लेकर प्रोग्रेस क्या है, केपेक्स को लेकर प्रोग्रेस क्या है, इन सारी चीज़ों पर, इन सारे पैरामीटर्स पर फोकस रहेगा। टेलीकॉम सेक्टर पर आपका टेक, और भारतीय एयरटेल पर अगर कोई राय बनती है? भारतीय एयरटेल पे ओवरऑल प्राइस परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, बिकॉज कंपनी ने प्राइस या इंडस्ट्री में प्राइस हाइक हुआ है, एंड उसका काफी कुछ बेनिफिट तो नंबर्स में ऑलरेडी आ चुका है। मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट फिगर होगा, अगेन एक राउंड ऑफ टैरिफ हाइक होगा, बिकॉज जैसे कंपनीज गाइड कर रही हैं कि अभी ये जो करंट आरपूज हैं वो सफिशिएंट नहीं है फॉर गुड ROCs या रिटर्न रेशियोज के लिए। तो एक जो राउंड ऑफ टैरिफ हाइक मेरे हिसाब से अभी पेंडिंग है। हिस्टोरिकली पिछले 5-6 सालों में हमने देखा कि अगले मतलब हर 20-25 महीने में आपका एक टैरिफ हाइक होता है। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं शायद एक टैरिफ हाइक ड्यू होगा, एंड उसका फायदा एयरटेल को मिलेगा। एयरटेल रिलेटिवली काफी एफिशिएंट कंपनी है कंपेयर टू रिलायंस फ्रॉम अ रिटर्न रेशियो पर्सपेक्टिव, बट इन जनरल मेरे हिसाब से अनदर राउंड ऑफ टैरिफ हाइक रिलायंस और भारतीय एयरटेल के लिए काफी कंस्ट्रक्टिव रहने वाली है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि अगले एक आध साल में आपको एक राउंड ऑफ टैरिफ हाइक मिले, और ये जो दोनों प्राइसेस हैं वो यहाँ से बेहतर लेवल मिलेंगे आपको।
बिल्कुल बिल्कुल, टेलीकॉम कंपनीज की तरफ से टैरिफ हाइक हो सकती है और कंपनियां भी कोशिश कर रही हैं कि आरपू को बढ़ाया जाए। 200 रुपये के ऊपर पहुंच गया है, देखते हैं कि आगे कितने बढ़ते हैं एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। बाजार की बात करें तो आज गिफ्ट निफ्टी जो इंडिकेट कर रहा था, बिल्कुल वही लेवल आपको निफ्टी में दिखेंगे। 120 अंक नीचे फिलहाल हैं क्योंकि कल तूफानी तेजी हुई है, तो आज कंसोलिडेशन थोड़ा सा बाजार में आपको दिखेगा। हालांकि सेक्टर रोटेशन भी हो रहा है। कल फार्मा शेयर थोड़े से वीक थे, लास्ट आवर के ट्रेड में रिकवरी हमने देखी थी, लेकिन आज फ्रंट फुट पे हैं। डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा, अपोलो हॉस्पिटल, सिप्ला, अरविंदो, ग्रेन्यूल्स, ल्यूपिन, ये तमाम शेयर हैं जहां पर आप 2 से 3% की तेजी देखेंगे, क्योंकि ट्रंप ने जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर जो दस्तखत किया है, एनालिस्ट मान रहे हैं कि इस पॉलिसी को लागू करना प्रैक्टिकली काफ़ी डिफिकल्ट है, पॉसिबल नहीं है। जेपी मॉर्गन के एक एनालिस्ट ने ऐसा कहा है। आज हम तेजी देख रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो आईटी वाले शेयरों में कल की तूफानी तेजी के बाद थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। वही स्थिति थोड़ी बहुत मेटल शेयरों की दिख रही है। चंदन जी, अगर हम फार्मा की ही बात करें, कल सन फार्मा वीक था, लेकिन कल के पूरे लॉसेस को आज पूरी तरह से रिकवर कर दिया सन फार्मा ने। बाकी शेयर मजबूत दिख रहे हैं। आपको कहीं फार्मा में ट्रेड के कुछ और मौके दिख रहे हैं क्या? जी देखिए, सबसे पहले तो बाजार में ब्रॉड बेस बाइंग कल देखने को मिली थी, और सेलेक्टिव सेक्टर जहां पे बाइंग नहीं थी वहां पे आज फॉलो अप एक्टिविटी देखने को मिल रही है। देखिए, तीन पॉजिटिव ट्रिगर एक साथ बाजारों में देखने को मिले हैं। एक तो ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव था, देन अगेन ट्रम्प टैरिफ के जो कंसर्न्स थे वो ईज आउट हो रहे हैं, जियोपॉलिटिकल कंसर्न ईज आउट हो रहे हैं, एंड देन पीएम स्पीच, या फिर आप कहीं ना कहीं चाइना और यूएस के जो ट्रेड वार के टैरिफ रेट से है, तो ये सारी चीजें एक बार पॉजिटिव हुई है। एफआईएस फ्लो भी इंटेक्ट है, तो इनकी वजह से ब्रॉड बेस बाइंग आ रहे हैं, और जो भी सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं वहां पे एक सपोर्ट बेस बाइंग हो रहा है। आप देखोगे निफ्टी आईटी में इतने दिन बाइंग इंटरेस्ट नहीं था, बट कल के दिन काफी अच्छा ब्रेकआउट हुआ। सिमिलरली फार्मा में भी ऐसा देखने को मिला है कि कल के दिन रिकवरी हुई है और आज के दिन फॉलोअप हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बाजार में सेक्टर रोटेशन होता रहेगा, सिलेक्टिव काउंटर जो परफॉर्म नहीं किया वहां पे मोमेंटम बनेगा। तो डॉक्टर रेड्डी मेरे रेडार पे रहेगा, जहां पे अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला है। जहां तक मैं देख रहा हूँ शायद 55-60 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, और डेली चार्ट पे एक हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है जो एक बुलिश इंप्लीकेशन दे रहा है। तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक बुलिश साइन दे रहा है, और उसकी वजह से 5-7% की रैली बननी चाहिए। तो 1200 के नीचे का सपोर्ट से डॉक्टर रेड्डी खरीदना चाहिए। ऊपर में 1275-1300 तक के टारगेट यहाँ पे बन सकते हैं। उसके अलावा और दूसरे चुनिंदा फार्मा काउंटर पे भी ध्यान में रखना चाहिए। ल्यूपिन में कंडीशनल ट्रेड रहेगा, क्योंकि मल्टीपल हर्डल 2125-2130 के आसपास है, वो निकल जाता है तो नए ब्रेकआउट बनेंगे। सो डॉक्टर रेड्डी, ल्यूपिन, ये कुछ चुनिंदा नाम है फार्मा में जहां पे ध्यान में रखना चाहिए, और ऐसा लग रहा है यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को बनेंगे। ठीक है, डॉक्टर रेड्डीज और ल्यूपिन पर आप भरोसा करके चल सकते हैं अगर आपको फार्मा में पैसे बनाने हैं तो। एक और शेयर जो रेलवे के मेट्रो के कोचेस बनाती है, बीईएमएल, कल इसको लेकर एक पॉजिटिव खबर आई थी कि मध्य प्रदेश में ये प्लांट लगाने जा रहे हैं और सरकार से इनको मंजूरी मिल गई है। आज भी हम देख रहे हैं कि इसमें थोड़ी तेजी है 1.5% के आसपास की। बीईएमएल, आदित्य जी आप जरा चेक करके बताइए, इसमें क्या फ्रेश बाइंग करनी चाहिए या फिर अवॉइड करें इसको? बिल्कुल अभिषेक जी, फ्रेश बाइंग करनी चाहिए। इस पे मैं थोड़ा पोजिशनल व्यू के हिसाब से पोजिशनल बाइंग करने के लिए, फ्रेश बाइंग करने के लिए सलाह दूंगा। इंट्राडे अभी ब्रेकआउट नहीं आया है स्टॉक में। स्टॉक का ब्रेकआउट आता है 3280 के ऊपर। 3280 के ऊपर अगर स्टॉक चलता है तो यहाँ पे स्ट्रेट टारगेट 3600 के आते हैं स्टॉक पे। तो खरीदारी बिल्कुल करनी चाहिए। मैं सजेस्ट करूंगा आप इसमें इंट्राडे या डे ट्रेड के हिसाब से ना देखिए, इसको थोड़ा पोजिशनल बाइंग करें। 3600 का टारगेट लगाए ऊपर में, और नीचे में आपको बहुत अहम सपोर्ट इसमें 3150 का दिखता है। तो 3150 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें, और 3600 के टारगेट्स बीईएमएल में आने वाले दिनों में आपको देखने मिलेगा। देखो, 18.5 का विक्स कैसे कर सकता है काम, आप इसी से अंदाज़ा लगाओ कि आज गैप डाउन हुआ था 60 पॉइंट का, ओपनिंग इज इक्वल टू लो बना, उसके बाद बाजार हरे निशान में आया 50 पॉइंट निफ्टी ऊपर गया, उसके बाद वापस ने अपना लो इज इक्वल टू ओपनिंग तोड़ा और डेज लो करेक्ट करवा रहा है अभी, और 250 पॉइंट की गिरावट है। ये कितने मिनट हुए पता है मार्केट को खोले हुए? मात्र 15 मिनट। इस 15 मिनट में किस तरह की आपके चीज़ों को वो भाव नहीं बदल रहा, वो है तो रेंज में ही, लेकिन आपकी भावनाओं को बदल रहा है। बस यहीं पे कंट्रोल है, यहीं से विक्स की कैलकुलेशंस होती है। ये ऐसी अदृश्य ताकत है जो आपको नहीं पता चलती, लेकिन आपको घेर लेती है और फिर एक ना एक दिन आपसे गलत डिसीजन दिलवा देती है।
इसलिए मार्केट में भाव और भावनाएं दोनों कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। भाव तो हो जाते हैं कई बार कंट्रोल, उल्टे सीधे रेट भी आ गए तब भी ठीक है, लेकिन भावनाएं गलत डिसीजन लेने में बार बार आपको करेंगी। इसलिए मेरा मानना है कि थोड़ा शांति रखिए अभी भी। और मार्केट्स के अंदर एक और चीज़, अगर आपको एक और चीज़ चेक करनी है ना, तो आप 24,800 की कॉल पुट भी आमने सामने लगा के रखो। दोनों की बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है। एक का एक्सरसाइज प्राइस अभी 250 रुपये के आसपास आ रहा है और एक का 150 रुपये के आसपास आ रहा है। ये इन दोनों को गलाने की तैयारी होगी आगे चल के भविष्य में, लेकिन अगर नहीं होगी तो एक का जैकपॉट भी बनाएगा। तो आप इन दोनों ना कॉल पुट्स को लगा के रखो अपनी स्क्रीन पर। इससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया होगा कि हम 24,800 के ऊपर और नीचे जाने पर कितनी प्रेशर देखेंगे, कितना नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे अभी पकड़ बनाई है पुट्स ने, तो अभी ये जल्दी जल्दी आपको 24,800 नहीं आने देगा और इसके ऊपर टिकाने नहीं देगा। तो आप पुट पे नज़र रखना। ठीक है जी, ये थोड़ी ओपन एंडेड है, थोड़ा बहुत स्पीड से ऊपर आई हुई है, तो बस थोड़ी कैलकुलेशंस देख देख के करना। बस मैं इतना ही पॉइंट्स आपको नोटिस करवाना चाहता हूँ। खैर एनी हाउ, अब कुछ और आगे बढ़ जाते हैं हम, स्टॉक्स पे आ जाते हैं। इंडेक्स तो देखो अभी ऐसे ही करेगा, अभी अब करें क्या, अब ऐसी मूवमेंट आती। देखो कल मार्केट में लोगों के पास अगर पैसे आए ना, तो ये बात चंदन सर जानते होंगे और ये बात आदित्य अग्रवाल भी जानते होंगे और पंकज सर भी जानते हैं, उनके क्लाइंट बेस है अपने। तो कल मार्केट में फोमो भी आया है, फियरिंग ऑफ मिसिंग आउट भी लोगों के भी पहुंचा है। कल अगर पैसे पहुंचे हैं तो फोमो भी पहुंचा है। तो फोमो जिनके पास आया है उनको तो कान खोल के बात सुननी चाहिए कि भाई आपको भी मिलेगा। फियर ऑफ मिसिंग आउट है ना जो आपसे हुआ है, वो होगा कंप्लीट। बस थोड़ा थांबा, थोड़ा सा अभी वो समय नहीं है वैसे मार्केट में बड़ी पोजीशंस बनाने का। एनी हाउ, जहाँ पे आज खरीदारी अच्छी हो रही है, मैं लॉन्ग साइड के कुछ एक ट्रेड है आपके सामने रखना चाहता हूँ मैं। BSC, चंदन सर BSC तो आपका फैंसी काउंटर है, कितना और चलेगा सर, जरा गाइड करोगे? BSC हमारा एक प्रेफर्ड पिक रहा है और लगातार हम पॉजिटिव व्यू रहे हैं। और आज सुबह के शुरुआती ट्रेड में नाम ही पहला BSC का था, जहाँ पे हम 7250 और 7500 तक के टारगेट की बात कर रहे थे। आई थिंक हल्का सा मूव बना, 7250 तक के लेवल्स आज ही बन जाएंगे। काफी पॉजिटिव व्यू है। याद रखें हम काफी दिनों से सजेस्ट कर रहे हैं तो अपनी पोजीशन ट्रेलिंग करते जाए। मेरा मानना है कि पोजिशनल जब तक BSC 6200 जब तक BSC अब पोजिशनल बेसिस पे 6700 के ऊपर है, लॉन्ग पोजीशन इंटेक रहनी चाहिए। 7250 7500 टारगेट बनेंगे। ठीक है, डन। वैसे आपका एक शेयर और भी था LNT, LTI, माइंट्री, ये भी मैं आज नोटिस कर रहा था। इन दोनों के अंदर भी एक अच्छा मूव है। कुणाल बोथरा भी इस बीच मेरे को स्क्रीन पे दिख रहे हैं। बाजार को बहुत फाइन ट्यून करके देखते हैं, काफ़ी अच्छा एनालिसिस है। हिस्टोरिकली डाटा को क्लब करते हैं, उसके बाद जो कॉल लेते हैं वो काफ़ी शानदार आती है। कुणाल भाई नमस्ते। कल का जो मूवमेंट था, कल काफ़ी तेज़ी से बढ़त आई, विक्स तेज़ी से टूटा, लेकिन अभी भी 18.5 का विक्स है जो आपको शांति से भी बैठने नहीं देगा। एक बार जरा मार्केट की डायरेक्शन बता दीजिए सर, हम साइडवेज हो रहे हैं, हम और तेज़ हो रहे हैं, या हमको वेट करना पड़ेगा? धन्यवाद शो पे इनवाइट करने के लिए। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। मेरे अनुमान से आई थिंक साइडवेज तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए मार्केट यहाँ से, बट ट्रेंडिंग होना चाहिए अपसाइड में। कल के मूव के बाद में हो सकता है कि देखो कि एक आध दिन मार्केट्स थोड़ा सा फ्लैटिश हो जाए, बिकॉज जब इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक मूव्स देखते हैं तो उसके बाद लाजमी होता है कि इंडेक्स थोड़ा सा एक रेंज में चला जाता है एक दो दिन के लिए। बट ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस होता है, ये ब्रेकआउट कैंडल्स होते हैं इंडेक्स में। बहुत रेयरली हम ऐसे काइंड ऑफ कैंडलस्टिक्स देखते हैं जहाँ पे इंडेक्स इतने न्यूज़ फ्लो होने के बाद में, इतनी वॉलिटिलिटी होने के बाद में एक बड़ा स्विंग दे देते हैं अपसाइड में। तो दो तीन ट्रेंड्स है यहाँ पे जो देखना चाहिए। सबसे पहले जो आपने एक पॉइंट इंडिकेट किया, इंडिया विक्स, मेरे अनुमान से बहुत ही बड़ा इंडिकेशन है, बिकॉज जैसे जैसे इंडिया विक्स सेटल होते जाएगा लोअर रेंजेस पे, अगर हम 17.5 16.5 के आसपास ट्रेड कर जाए तो वो इटसेल्फ अनदर 200-500 पॉइंट की फिलिप दे सकता है इंडेक्स को, निफ्टी को अपसाइड में। सेकेंड, जो सबसे बड़ी बात जो हम टेक्निकल चार्ट्स पे देख रहे हैं वो है गोल्डन क्रॉसओवर, जब बैंक निफ्टी ने 50 DMA से और 200 DMA का गोल्डन क्रॉसओवर किया है। बहुत बड़ा इंडिकेशन है। 4 से 5 बार ऐसा हुआ है लास्ट 20 ईयर्स की हिस्ट्री में बैंक निफ्टी में, और जब ऐसा हुआ है बैंक निफ्टी ने आने वाले 2 से 3 हफ्तों में एक नया हाई बनाया है। तो उस रिगार्ड से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि एटलीस्ट 1000 से 1500 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी में भी यहाँ से और बन सकती है 2 से 3 हफ्तों के लिए। तो काफ़ी सारे पैरामीटर्स को जब हम मेजर करते हैं तो इंडिकेट करता है कि यहाँ से एक फियर्स अप ट्रेंड कंटिन्यू होगा इंडेक्स में। एक आध दिन का कंसोलिडेशन हो सकता है, ऐसे गैप डाउन मूव्स हो सकते हैं, बट उससे बाइंग की जानी चाहिए उस पर।
चलिए तो इंडेक्स पर कुणाल बोथरा की राय इस वक्त और उनसे उनके स्टॉक्स भी जानेंगे, लेकिन एट दिस पॉइंट अगर देखें कल जहां फार्मा ने बैक सीट पकड़ी थी, आज फार्मा ही वो सेक्टर है जो कि अच्छी खासी खरीदारी दिखा रहा है। और मेजर कंट्रीब्यूटर्स की लिस्ट को भी अगर उठाकर देखेंगे तो लार्जर प्लेयर्स में पहली 3 कंपनियां फार्मा की ही आपको मिलेगी। फार्मा हेल्थकेयर, लेबोरेटरी, डायग्नोस्टिक स्पेस से जुड़ी सन फार्मा, डिविज लैब, सिप्ला, ये सारे स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन है। बजाज फाइनेंस और SBI इसके तर हम देख रहे हैं बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में, जो कि मार्केट को संभालने का कंट्रीब्यूट करने का काम कर रहे हैं। IT पैक में बिकवाली है, TCS, इन्फोसिस जैसे काउंटर्स में गिरावट है। ICICI बैंक, HDFC बैंक और कोटक बैंक में हम देख रहे हैं गिरावट। लेकिन निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी, निफ्टी 50 के स्टॉक्स, मिड कैप के स्टॉक्स, इन सभी के प्लेयर्स और मेजर कंट्रीब्यूटर्स देखेंगे तो सबसे आगे आपको फार्मा काउंटर्स ही खड़े नजर आएंगे। इस वक्त अगर देखें सेंसेक्स के 30 में से 27 शेयरों में बिकवाली है। 800 अंकों की गिरावट सेंसेक्स दिखा चुका है। निफ्टी के करीब 50 में से 39 शेयरों में गिरावट, 200 पॉइंट्स के करेक्शन यहां पर इस वक्त देखे जा रहे हैं। कुणाल, करेक्शन, लेकिन कल की जबरदस्त तेजी का हैंगओवर तो सभी को याद है। फिर इस करेक्शन को कैसे प्ले आउट करना है? स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स क्या होंगे आपके हिसाब से? तो आई थिंक करेक्शंस को बाय करना चाहिए, बिकॉज रेयरली अपॉर्चुनिटी मिलती है कि 900 पॉइंट की तेजी के बाद में अगर 100, 150, 200 पॉइंट निफ्टी डाउन हो जाता है तो वो एक बेनिफिट इन डिस्गाइज होता है मार्केट्स में। यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा कपल ऑफ बाय कॉल्स। पहला, इनफैक्ट मेरा फोकस रहेगा यहाँ पे कुछ एक PSU बैंकिंग स्टॉक्स में, जिसपे हम रिलेटिव स्ट्रेंथ का एक मेजर पैरामीटर देख रहे हैं। कैनरा बैंक अपेरेंटली एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग स्टॉक बन रहा है। 100 के लेवल्स को क्रॉस कर चुका है कैनरा बैंक ने, तो इस पर मैं बाय सजेस्ट करूंगा। 108 के आसपास का टारगेट रख सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। 98 का स्टॉप लॉस कैनरा बैंक पर रख सकते हैं। सेकंड स्टॉक रहेगा BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। आई थिंक फिनोमिनल चार्ट है। 330 के लेवल्स को भी आज क्रॉस किया है स्टॉक ने। मेरा ऐसा मानना है कि एक न्यू हाई के लिए ऑलरेडी पॉइज्ड है BEL, और यहाँ से मोमेंटम और ज़्यादा एक्सेलरेट कर सकता है। तो सजेस्ट करूंगा बाय के लिए। टारगेट रख सकते हैं यहाँ पे 350 का, स्टॉप लॉस रख सकते हैं 325 का। ठीक है, तो चलिए ये BEL इनफैक्ट येट अनदर एक्सपर्ट जो कि BEL पर अपनी पॉजिटिव आउटलुक बता रहे हैं। आदित्य अग्रवाल के भी फोकस रेडार पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड रहा। 3-3.5% की तेजी के साथ यहाँ पर ट्रेड्स। एक बार रिलायंस मेजर पर भी एक नज़र होनी चाहिए, और आज के सत्र में रिलायंस में किस तरह के मूव्स नज़र आ रहे हैं और यहाँ से इस स्टॉक पर क्या फोकस होना चाहिए। 1431 के लेवल्स पर इस वक्त हम देख रहे हैं एक एंट्री अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश करता हुआ रिलायंस इंडस्ट्रीज। कुणाल, क्या राय होगी? तो इसमें भी बुलिश रहूंगा काफ़ी। इनफैक्ट बहुत रेयरली हम देख रहे हैं कि रिलायंस जैसा स्टॉक है जो इतना वर्टिकल वी शेप रिकवरी या रैली देता है। हिस्ट्री में जब हम देखें, जब स्टॉक ने 20% का मूव दिया है बॉटम अप से, और उस टाइम के दौरान जब स्टॉक ने 200 DMA को क्रॉस किया है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस है। तो जनरली हम कहते हैं कि इतना बड़ा मूव जब हम लार्ज कैप स्टॉक्स में देखते हैं तो ये ट्रेंड चेंजिंग मूव हो जाता है रिलायंस के लिए भी। मेरा ऐसा सिमिलर मानना है। सबसे बेस्ट पार्ट जो हम चार्ट्स का देख रहे हैं वो है 50 DMA का जो स्लोप है रिलायंस इंडस्ट्रीज में, वो लास्ट 4 से 5 महीनों तक फॉलिंग स्लोप हो रहा था। लास्ट 1 वीक 10 डेज में ये स्लोप राइज होना चालू हो गया है। तो ये सडन जो चेंज होता है, इसकी इंटेंसिटी होती है वो जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली रिफ्लेक्ट करती है स्टॉक प्राइस में। मेरा ऐसा मानना है स्टॉक यहाँ से एटलीस्ट 50 से 100 पॉइंट रैली करना चाहिए आने वाले 2 से 3 हफ्तों के लिए। तो मैं 1520 के आसपास का एक टारगेट रखूंगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1390 का। 1390 का स्टॉप लॉस और 1520 तक के टारगेट होंगे रिलायंस के लिए। बाजार देखिए अपनी स्ट्रेंथ को गंवाने के मूड में नहीं है। 200 अंक नीचे था ऑलमोस्ट निफ्टी, अब जो गिरावट रह गई है 100-125 अंकों के आसपास की रहेगी। वोलेटाइल काफ़ी ज़्यादा है, 150 अंक नीचे आपको इस वक्त निफ्टी दिखेगा। और निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब करीब 200 अंकों के आसपास की गिरावट वहाँ पर है। बैंकिंग शेयरों की बात करें तो RBL बैंक इस वक्त आपको वायदा का टॉप गेनर दिखेगा, करीब 3.5% के आसपास की तेजी है। चंदन जी, RBL बैंक 200 रुपए के ऊपर फिर से आ गया है। 200 रुपए के ऊपर स्ट्रेंथ आप इसमें देख रहे हैं RBL बैंक में, या फिर किसी फ्रंटलाइन बैंक की तरफ आप जाएंगे? फ्रंटलाइन की तरफ जा सकता है, बट आपने बिल्कुल सही नोटिस किया कि यहाँ पे एक मेजर मोमेंटम बना है, और एक जो स्ट्रेंथ गायब हो गई थी वो पिछले 3 वीक में वापस लौटती हुई नजर आई है। पिछले 3 महीने से यहाँ पे हाई टॉप हाई बॉटम है। पिछले लगभग 10 वीक से भी यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस बिहेवियर देखने को मिला आफ्टर लॉन्ग कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। और स्टॉक का एक बिहेवियर है कि एक राइजिंग चैनल में काम कर रहा है, नया हाई बनाता है, फिर कंसोलिडेट होता है, फिर वापस नया हाई बना देता है। तो कहने की हायर बेस यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, और इस हिसाब से 200 डिसाइसिवली पार किया है। मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए। 207 इमीडिएट सपोर्ट के तौर पे काम करना चाहिए, ऊपर में 222 की रैली के लिए।
ठीक है, 222 तक के टारगेट हो जाएंगे आपके लिए आरबीएल बैंक में। बैंकिंग की बात करें, क्योंकि बैंकिंग में मोमेंटम है और निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा मोमेंटम हमने देखा है, अपने रिकॉर्ड हाइस के आसपास भी पहुंच गया था फिर से। बैंक ऑफ इंडिया में भी हम देख रहे हैं कि सस्टेन्ड बाइंग है, पिछले 3-4 सत्र से मोमेंटम ठीक ठाक है, क्योंकि इनके जो नंबर्स आए थे उसमें एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई थी बैंक ऑफ इंडिया की। आज 2.5% के आसपास की तेजी है बैंक ऑफ इंडिया। आदित्य, आप जरा चेक करके बताइए बैंक ऑफ इंडिया और अभी कितना चलेगा यहाँ से? अभिषेक, पीएसयू बैंक्स में खरीदारी अच्छी खासी हो रही है। कैनरा बैंक हमने देख लिया था, उसमें यूनियन बैंक में है। मेरे ख्याल से बैंक ऑफ इंडिया भी उसी मोमेंटम के साथ अप मूव दिखा रहा है। 120 121 इसमें 2 टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, तो 121 के टारगेट के लिए बिल्कुल इसमें खरीदारी करनी चाहिए। नीचे 108 का स्टॉप लॉस लगाए और 121 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करे। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा, यूनियन बैंक, उस पर भी थोड़ा फोकस रहना चाहिए, उसमें भी एक अच्छी खासी खरीदारी हो रही है, एक फ्रेश ब्रेकआउट आने के कगार पे। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे भी स्टॉक एक बार 140 के लेवल्स को टेस्ट करके दिखा सकता है आपको। 125 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करे और 140 का टारगेट रहेगा। तो बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक दोनों में ही अच्छी मोमेंटम पिकअप हो रही है। ठीक है, अलग अलग कुछ स्टॉक्स पे हमारी और भी नज़र आ रही है इस पे, जहाँ पर मार्केट का मोमेंटम है। इसलिए वो जो मैंने अभी आपको पुट दिखाई है ना, पुट लगा के रखना। 24,800 की कॉल और पुट 15 तारीख वाली, हाँ, निफ्टी की 24,800 की। और सिर्फ इंडिकेटर के तरीके इस्तेमाल करना, ट्रेड मत करना उसमें, भले इंडिकेटर के तौर पर रखो, वो आपके बहुत काम आएगी, आपको गाइड करती रहेगी आज इंडेक्स में कैसे कैसे क्या क्या काम हो रहा है। आ जाते हैं स्टॉक्स पे। कुणाल सर, एक शेयर मेरे को आपसे पता करना है। ये माफ़ कीजिए, ये एसआरएफ एक बार ज़रा देख के बताएंगे, कोई ऑप्शंस का ट्रेड है इसमें क्या, या खाली फ्यूचर्स में या कैश में कोई गाइडेंस दे पाए एसआरएफ पे सर? करूंगा डिम्पी, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक स्टॉक अभी भी कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडर्स है तो मैं एक्चुअली सजेस्ट करूंगा कि वेट करें 3000 लेवल्स के क्रॉस होने का। 3000 के लेवल्स के क्रॉस होने के बाद में जो 3000 का एट द मनी कॉल होगा, जो फिलहाल 70 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है, बट अगर ये सपोज 95-100 के आसपास भी अगर ये कॉल वापस आ जाता है, बट वो ब्रेकआउट कंफर्म कर जाता है, उसके बाद बाइंग करना चाहिए स्टॉक में। बिकॉज लास्ट 6 कैंडल देख रहे हैं अगर हम, तो वो 200-150 पॉइंट का रेंज पे स्टक है। एसआरएफ का 50 डीएमए का सपोर्ट है, बट मेजर ब्रेकआउट पॉइंट जो है वो 3000 के ऊपर है। तो मैं फिलहाल कोई व्यू सजेस्ट नहीं करूंगा, बट 3000 के ऊपर यहाँ पे एट द मनी कॉल लेनी चाहिए एसआरएफ पर। अदानी एंटरप्राइजेस चल रहा है, 24-30 का रेट है। आदित्य, एक बार आपकी रिकमेंडेशन अदानी एंटरप्राइजेस पर। डिम्पी जी, कंसोलिडेशन चल रहा है, अभी भी मैं बहुत इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ बाइंग करने के लिए। वेट करूंगा थोड़ा स्टॉक को चलने देने के लिए, और एक ब्रेकआउट है स्टॉक पे अप्रोक्सीमेटली इस पर 2500 का एक हर्डल है। 2500 के ऊपर सस्टेन करता है स्टॉक, तो फिर मैं फ्रेश बाइंग करूंगा। अभी के लिए मैं अवॉइड करना चाहूंगा अदानी एंटरप्राइजेस। अदानी एंटरप्राइजेस वॉच लिस्ट में रखें, फिलहाल अवॉइड कैटेगरी, अवॉइड की राय इस वक्त बनती हुई। आदित्य, आपसे ही जानना चाहेंगे, जेएम फाइनेंशियल पर भी नतीजे आए जेएम फाइनेंशियल के ठीक ठाक नंबर्स, और स्टॉक में मोमेंटम नंबर्स के ठीक बाद आज के सत्र में देखने को मिला 6% की तेजी दिखाने के बाद गेंस थोड़े से फ्रिजल आउट होते हुए, लेकिन अब भी 6% की तेजी कायम है। यहाँ से टेक्निकली क्या लेवल्स आपको अहम लगते हैं? मानसी, बहुत इंटरेस्टिंग है कि स्टॉक ने रिवर्सल कहाँ से दिखाया है। इसका 200 सिंपल मूविंग एवरेज जो है वो 116 के आसपास है, और स्टॉक ने हाई भी 116 का ही बनाया है। तो एग्जैक्टली इसके 200 सिंपल मूविंग एवरेज से स्टॉक ने रिवर्सल दिखाया है। मोमेंटम स्ट्रांग है, एक फ्रेश ब्रेकआउट भी आया है और वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं। तो आपके पास अगर स्टॉक ऑलरेडी है तो बने रहने चाहिए स्टॉक में। एक स्टॉप लॉस लगा है 105 रुपए का, और आप अगर फ्रेश एंट्री के लिए देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच करे। या तो स्टॉक को थोड़ा कूल ऑफ होने दे, कंसोलिडेट करने दे, इसको वापस से 110 के आसपास, 109 के आसपास आने दे, फ्रेश एंट्री तब बनती है। या फिर इसको अपने 200 डीएमए के ऊपर चलने दे, 116 के ऊपर, फिर बाइंग करे। तो करंटली मैं बोलूंगा इसको थोड़ा वेट एंड वॉच लिस्ट में रखे। इसको ब्रेकआउट फ्रेश 116 के ऊपर है या फिर करेक्शन पे बाई करे। जिनके पास है ऑलरेडी वो बने रहे, स्टॉप लॉसेस को थोड़ा सा ट्रेल करे बस। अगर पोजीशन है उसे इंटैक्ट रखा जाए, गिरावट में खरीदारी के मौके भी आपको मिलते हुए देखने को मिलेंगे। जेएम फाइनेंशियल 6% की गेंस यहाँ पर। मीडिया सेक्टर और एंटरटेनमेंट प्ले, निफ्टी मीडिया इंडेक्स को एक बार पुल अप करेंगे।
कम चर्चा में होता है, लेकिन इस वक्त निफ्टी मीडिया सेक्टर में भी मजबूती की चाल देखने को मिल रही है। और सिलेक्ट मीडिया प्लेयर्स अगर आप देखेंगे, जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड, नज़ारा टेक्नोलॉजीज, ये सारे के सारे स्टॉक हैं जहां पर एक्शन है। इंडेक्स वाइज भी एक मजबूती का ट्रेंड आज देखने को मिल रहा है और बटा हुआ कामकाज जहां बाजार में है, ये स्पेस जो है परफॉर्म करने की कोशिश करते हुए। कुणाल, आपका कोई व्यू बन रहा है इस पर? तो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू है। इनफैक्ट हम पोटेंशियल एक मेजर टर्न अराउंड पे हो सकते हैं मीडिया स्टॉक्स में। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारे जो चार्ट्स हैं मीडिया स्टॉक्स के, वो एक मेजर रेशियो एनालिसिस के हिसाब से एक मेजर अंडर परफॉर्मिंग जोन पे है, जो यहाँ पे मेजर टर्न अराउंड हो सकता है। एक सेक्टर जो मेरा ऐसा मानना है कि एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड बन सकता है आने वाले 3 से 5 सालों के लिए। तो काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पे हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम्स का मूव वापस आ चुका है। जी एंटरटेनमेंट देख रहे हैं कि 200 डीएमए के आसपास आ चुका है, जो कि बहुत बड़ा ब्रेकआउट बन सकता है स्टॉक के लिए। नज़ारा ने काफ़ी अच्छा मूव दिखाया है। सन टीवी रिकवर कर रहा है शॉर्ट टर्म करेक्शंस के बाद में, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक बहुत बड़ा मूव बन सकता है काफ़ी सारे स्टॉक्स में। यहाँ पे नज़ारा पे मैं स्पेसिफिकली काफ़ी बुलिश रहूँगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक स्टॉक एक मेजर ब्रेकआउट ऑलरेडी दिखा चुका है शॉर्ट टू मीडियम टर्म चार्ट्स पे। यहाँ से बहुत मेजर अपसाइड लग रहा है स्टॉक में। और जी एंटरटेनमेंट अगर ये स्टॉक 200 डीएमए को क्रॉस करे तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्विफ्ट अप मूव के लिए बन सकता है स्टॉक, जहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 10 to 15% का एक क्विक अपसाइड मिल सकता है स्टॉक पर। ओके, तो चलिए ये एक राय इस वक्त मिलती हुई नज़ारा टेक्नोलॉजीज यहाँ से फर्दर अपसाइड नज़र आ सकते हैं। कुणाल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर साथ ही अपनी इंडेक्स स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ेंगे और आज टाटा मोटर्स के नतीजे आने वाले हैं। नतीजे कैसे रह सकते हैं, कौन से पैरामीटर्स हैं जिस पर फोकस करना चाहिए, मैनेजमेंट की तरफ से क्या कमेंट्री आने की संभावनाएं हैं, सारी की सारी एक्सपेक्टेशंस लेकर सृष्टि शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। सृष्टि, बताएं टाटा मोटर्स के नंबर्स से एक्सपेक्टेशंस क्या लगाई जाएं? टाटा मोटर्स नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर वॉल्यूम्स के बारे में आपको सबसे पहले बताते हैं, जहाँ पर इंडिया पीवी और सीवी वॉल्यूम्स में गिरावट देखने को मिली, पर जेएलआर वॉल्यूम्स थोड़ी सी बढ़त ज़रूर दिखा सकते हैं। अब अगर इनके नतीजों की बात करें तो आय में लगभग 1023 करोड़ के आसपास इनकी आय आनी चाहिए। इबिटा का नंबर हम उम्मीद कर रहे हैं कि 16,330 करोड़ रह सकता है। वहीं कंसोलिडेटेड मार्जिन्स देखें तो यहाँ पे 13.3% कंपनी के मार्जिन्स आने की उम्मीद है कंसोलिडेटेड बेसिस पे। इसमें कॉन्ट्रीब्यूटर्स क्या रहेंगे? सीवी बिजनेस के जो मार्जिन्स हैं थोड़े एक्सपैंड जरूर होते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि एवरेज सेलिंग प्राइस हल्का सा बड़ा जरूर था। वहीं अगर पीवी के मार्जिन्स देखें तो वो स्टेबल रह सकते हैं 7.3% पे, पर जेएलआर इबिट मार्जिन्स देखना सबसे अहम होगा, क्योंकि यहाँ पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि 10.7% जो है जेएलआर के इबिट मार्जिन आने चाहिए। देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा नंबर आता है। और प्रॉफिट फिगर हमारी उम्मीद है कि 7,670 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट आते हुए दिखेगा। तो ये उम्मीद है टाटा मोटर्स के कंसोलिडेटेड नंबर्स पे, पर सबसे अहम रहेगा कंपनी की मैनेजमेंट कमेंट्री देखना कि यूके यूएस की जो डील हुई है उसका कितना असर आते हुए दिखेगा, आगे का डिमांड सिनेरियो कैसे देख रहे हैं और खास तौर से भारतीय बाजारों में उनका ग्रोथ को लेकर क्या आउटलुक है। एब्सोल्युटली, जेएलआर एबिट मार्जिन पर नजर रहेगी, टैरिफ इंपैक्ट, डोमेस्टिक डिमांड ट्रिगर्स और डीमर्जर को लेकर टाइमलाइंस। सृष्टि, इसके अलावा हीरो मोटर कॉर्प के भी नंबर्स आने वाले हैं। हीरो मोटर कॉर्प के नतीजों से क्या उम्मीदें लगाएं? हीरो मोटर कॉर्प से ठीक ठाक नतीजों की उम्मीद है। देखिए, अगर यहाँ पे इनकी वॉल्यूम्स देखें तो वहाँ पर एक छोटा सा डिक्लाइन ज़रूर रहा है। साल दर साल भी वॉल्यूम में थोड़ी गिरावट रही, पर तिमाही दर तिमाही 6% की गिरावट हमें देखने को मिली। यहाँ पर अगर इनके नंबर्स की बात करें तो मार्जिन सबसे अहम होगा देखना, क्योंकि देखिए वॉल्यूम से एक सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिला है। एवरेज सेलिंग प्राइस की बात करें या प्राइस हाइक की बात करें तो वहाँ पे 3% की बढ़त हमने देखी है, पर प्रोडक्ट मिक्स जो है 125cc सेगमेंट की तरफ थोड़ा ज़्यादा झुका हुआ है। इसके चलते इनके मार्जिन जो है वो स्टेबल होने चाहिए इस चैलेंजिंग टाइम में भी। अब आते हैं नंबर्स पे, तो इनकी आय में आपको उम्मीद करनी है 9654 करोड़। इबिटा का आंकड़ा हम 1373 करोड़ उम्मीद कर रहे हैं, और मार्जिन जो कि सबसे अहम होंगे देखना 14.2% हमारी उम्मीद है। और आखिरी में प्रॉफिट फिगर में 1094 करोड़ हम उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। तो नंबर्स पर तो ध्यान रहेगा ही, पर साथ ही साथ मैनेजमेंट आगे के लिए ग्रोथ आउटलुक क्या बताता है, किस तरीके के वॉल्यूम्स की उम्मीद कर रहे हैं, और खास तौर से प्रोडक्ट मिक्स में किस तरीके के बदलाव वो आते हुए देख रहे हैं, वो सबसे अहम होगा देखना हीरो मोटर कॉर्प के लिए। ठीक है, शुक्रिया सृष्टि। तो दो ऑटो दिग्गजों के आज नंबर्स आएंगे। चंदन जी, आपसे जरा हीरो मोटर पर व्यू चाहिए। वैसे अगर देखें तो स्टॉक जो है रिकवरी वाले फेज में है, आय 1% बढ़ेगी, मुनाफा 8% बढ़ेगा, मार्जिन थोड़ा सपाट रहने की उम्मीद है।
हीरो मोटो अब चूंकि मानसून भी अच्छे आने की उम्मीद है, आईएमडी की तरफ से प्रेडिक्शन आ गया है कि 5 दिन पहले ही हिट कर जाएगा केरल तट को, और ये ऑटो कंपनीज के लिए स्पेशली टू व्हीलर्स के लिए पॉजिटिव होता है। थोड़ा सा लंबा टाइम फ्रेम लेके हीरो मोटो या फिर बजाज ऑटो खरीदारी करने की आप सलाह देंगे क्या? देखिए, आप ऑटो की बात करते हो तो हीरो मोटो की बिल्कुल बात कर सकते हैं, बट आप जब मानसून की बात करते हो तो मेरे हिसाब से एस्कॉर्ट्स पे फोकस करना चाहिए जो हमारे रडार पे है। बट यह सबसे पहले हीरो मोटो की बात करते हैं तो हीरो मोटो को कहीं ना कहीं पिछले लगभग 55 दिनों के कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के आसपास है। वीकली चार्ट की बात करें तो यहाँ पे एक राउंडिंग फॉर्मेशन जैसे प्राइस पैटर्न बन के लोअर टॉप लोअर बॉटम का जो सीक्वेंस था उसको निगेट किया है। ओनली कंसर्न ये है कि मोमेंटम थोड़ा स्लो है, बट अच्छी बात है कि बॉटम आउट अप्रोच यहाँ पे देखने को मिली है। मल्टीपल राउंडिंग शेप्स के फॉर्मेशंस यहाँ पे देखने को मिले, तो मेरे हिसाब से 3900 का सपोर्ट होगा, ऊपर में 4200 तक टारगेट के लिए। जब हम एस्कॉर्ट्स की बात करें, एस्कॉर्ट्स में काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली। कल एक मेजर ट्रेड था यहाँ पे जब डेली चार्ट में लोअर टॉप लोअर बॉटम निगेशन हुआ। अच्छी बात है कि आज भी फॉलोअप एक्टिविटी देखने को मिली है। मेरा मानना है कि 3360 के आसपास के सपोर्ट रहेंगे, ऊपर में 3600 तक के टारगेट के लिए। तो चुनिंदा ऑटो काउंटर अच्छे लग रहे हैं, हीरो मोटो और एस्कॉर्ट्स दो प्रेफर्ड पिक यहाँ पे हो सकते हैं। हीरो मोटो और एस्कॉर्ट्स ये दो प्रेफर्ड पिक हैं। हीरो मोटो के लिए जो टारगेट होगा वो हो गया 4200 रुपए का 3900 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। एस्कॉर्ट्स को बोटा कल मैंने अच्छी तेजी देखी और आज उसका कंटिन्यूएशन हो रहा है, करीब 1.5% के आसपास की तेजी इस शेयर में है। आदित्य जी, एक बार जरा जियो फाइनेंशियल चेक कीजिए। कल हमने अच्छी स्ट्रेंथ देखी थी और आज बाजार थोड़ी वीकनेस के साइन दिखा रहा, फिर भी ये अपने गेंस को गंवाने के मूड में नहीं है। जियो फाइनेंशियल 265 रुपए का हो गया, कहां तक के टारगेट्स आप देख रहे हैं? अच्छा ठीक है, आदित्य से संपर्क नहीं हो पा रहा है। चंदन जी, आप ही व्यू दे दीजिए, वैसे भी आप जियो फाइनेंशियल को अच्छे ट्रैक करते हैं। बिल्कुल, देखिए मैं 2-3 काउंटर रिमाइंड करना चाहता हूँ जियो पे डिस्कस करने से पहले। हमने डॉक्टर रेड्डी की बात की है जहाँ पे एक बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, बिल्कुल वहां पे ध्यान रखना चाहिए। बीएससी की ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं, सिलेक्टिव आईटी काउंटर पे ध्यान है और बीएससी में बहुत कन्विक्शन है। आप जिस प्राइस बिहेवियर इसका देखिए। ओके, अब हम जियो फाइनेंस की हम बात करते हैं तो जियो फाइनेंस में भी बॉटम अप्रोच देखने को मिला है। आई थिंक काफी सप्ताह के बाद में यहाँ पे फॉलोअप एक्टिविटी देखने को मिली है और कहीं ना कहीं जो बाजार में 2 दिन का रिकवरी होता है वो पूरे बाजार के जो प्राइस स्ट्रक्चर है और मिड कैप स्मॉल कैप का जो स्विंग है उसको पूरा चेंज किया है। तो मेरे हिसाब से जियो फाइनेंस पे ध्यान रखना चाहिए। 3 दिन पहले जो डिप आके और की लेवल को रीटेस्ट हुआ वो रिमार्केबल है। 257 का सपोर्ट रहेगा, 278 280 यहां तक के बाउंस एक्सपेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, पॉइंट टेकन है। देखिए, मार्केट्स के अंदर वैसे देखा जाए तो कुछ खास नहीं हो रहा, ठीक है ना, यानी कि इंडेक्स के हिसाब से देखा तो कुछ खास नहीं हो रहा। जैसे हमने आपसे सुबह भी कहा था कि थोड़ा शांति बनी रहेगी और बनाए रखनी भी चाहिए। और 18.5 पौने 19 का जो विक्स है वो अभी भी आपको पूरी तरह से बाहर नहीं निकाल रहा है सिस्टम से। वो ये कह रहा है कि सिस्टम को देखते रहो, कुछ भी ऊपर नीचे स्पीड से होगा भविष्य में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज 1426 के आसपास अभी चल रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज से कोई ट्रेड बनता है तो चंदन सर बताना, नहीं बनता पास कर देते हैं, छोड़ देते हैं। रिलायंस की बात करें तो बिल्कुल रिलायंस में थोड़ा सा कंसोलिडेटिव मूव चाहिए अब, क्योंकि जो 2 दिन पहले ट्रेड था वो काफी शानदार था और रिलायंस ने काफी रिमार्केबल मूवमेंट दिखाया है पिछले लगभग 20-22 दिनों में। 1114 जो एक मेजर इसका सपोर्ट होता है एग्जैक्टली उसी को रिटेस्ट किया और 1325 के हर्डल को निकाल के ब्रेकआउट दिया। और आप समझ सकते हो 1115 से लेके 1440 तक का मूवमेंट हुआ था जो लगभग 30% का मूवमेंट है। तो रिलायंस पॉजिटिव है, बट आई थिंक अब थोड़ा सा कंसोलिडेटिव मूव चाहिए। डिप आता है तो बिल्कुल लेना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं 1375 1380 मेजर सपोर्ट का काम करेगा, ऊपर में 1470 तक के टारगेट के लिए। बट अपसाइड थोड़ा इसलिए डिप आए तो ले, ताकि आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल मिल जाए। ये सर मेरी लिस्ट में एक बार ज़रा उसको भी आप चेक कीजिएगा। सिप्ला भी है, लेकिन सिप्ला में उतना दम नहीं दिख रहा मेरे को। सर 1 मिनट, जरा मैं सारे शेयर्स को मैंने लगा रखा हुआ एल्गो सिस्टम पे, वहाँ से एस्कॉर्ट्स चेक करना सर। एस्कॉर्ट्स मेरे हिसाब से रिलेटिवली थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाएगा। एक बार ज़रा दिखाना एस्कॉर्ट्स का शेयर स्क्रीन पर, एक बार दिखाइएगा वापस। फिर भी एस्कॉर्ट्स को दिखाओ एक बार ज़रा स्क्रीन पर दिखाना। एस्कॉर्ट्स का बोटा 1 से 1.5% डन, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। एक और शेयर भी है सर, पिरामल एंटरप्राइजेज, एक बार ज़रा वो भी दिखाओ स्क्रीन पर। तो सर ये 1000 के नीचे नहीं जाएगा, चांसेस ज़्यादा है ना, 1000 के नीचे नहीं जाएगा अब ये पिरामल।
पिरामल एंटरप्राइजेस? बिल्कुल देखिए, पिरामल की बात करें उससे पहले आपने एस्कॉर्ट्स की बात की, और एस्कॉर्ट्स में मैं खरीदारी की ऑलरेडी सलाह दे चुका हूँ। मेरा मानना है मौजूदा लेवल से 3-4% का रन अप देखने को मिलेगा। आप फार्मा की बात कर रहे हो, डॉक्टर रेड्डी में एक मेजर बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, वहां पे ध्यान रखना चाहिए। पीएल की आपने बिल्कुल बात की, 1000 अब बहुत टफ हो जाएगा निकलना। कहीं ना कहीं हमें ये सोचना है क्या 1120 जाएगा क्या, जो यहाँ से 4% है, क्योंकि काफी अच्छा रिकवरी पिछले 3 दिनों में देखा है। और उस रिकवरी से इंपॉर्टेंट ये है कि मल्टीपल राउंडिंग फॉर्मेशंस का ब्रेकआउट देखने को मिला है, और ये ब्रेकआउट लगभग 80 दिनों के बाद हुआ है। वीकली चार्ट में मैकेनिकल इंडिकेटर में बुलिश क्रॉसओवर बन रहा है, राउंडिंग फॉर्मेशन बन रहा है, और मल्टीपल राउंडिंग फॉर्मेशन क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि नीचे के लेवल से बड़ा अक्यूमुलेशन देखने को मिला है। तो इनफैक्ट मेरा तो मानना है कि 1055 1060 भी एक बड़े सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, ऊपर में 1120 तक के टारगेट के लिए पिरामल में। नीचे 1055 1060 तक के लेवल सपोर्ट, और 1100 के ऊपर के लेवल्स पिरामल एंटरप्राइजेस में 2% की तेजी। चंदन जी, अभी मॉनसून फोरकास्ट को ध्यान में रखते हुए आप ऑटो सेक्टर पर अपना नजरिया बता रहे थे, ट्रैक्टर स्टॉक्स पर अपनी राय दे रहे थे, लेकिन साथ साथ फर्टिलाइजर प्ले पर भी एक राय जानना चाहूंगी। पिछले कुछ दिनों से फर्टिलाइजर स्टॉक में हम अच्छा एक्शन देख रहे हैं। सीजनलिटी फैक्टर को अगर देखें तो इस सेक्टर पर तो एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए अगर गिरावट मिल जाए। तो आज के सत्र में फर्टिलाइजर स्टॉक्स में मानो एंट्री अपॉर्चुनिटी मिल रही है। चंबल फर्टिलाइजर को एक बार पुल अप करेंगे। फैक्ट के चार्ट्स में इस वक्त करीब आधे से 1% की तेजी है। एनएफएल के स्टॉक को भी देखें, क्या यहाँ से एक तेजी का दौर तो देखने को मिलेगा ही मॉनसून के आते आते, लेकिन आज के सत्र में ये स्टॉक्स को देखते हुए क्या एक एंट्री पॉइंट मिलता हुआ आपको नजर आता है? मानसी जी, आपने काफी अच्छी चर्चा की है। देखिए, आजकल बाजार में 2 चीज ट्रेंडिंग है। पहला तो रिलेटिव स्ट्रेंथ, रिलेटिव रोटेशन ग्राफ, कि डॉलर में क्या हुआ, डॉलर इंडेक्स में क्या हुआ, डाउ क्या कर रहा है, सीबीओ विक्स क्या कर रहा है, इंडिया विक्स क्या कर रहा है, और वो कॉन्सेप्ट बाजार को मुंह दे रहा है। और सेकंड फैक्टर है सीजनलिटी, और सीजनलिटी को काफी क्लोजली हम वर्क कर रहे हैं, चाहे इंडेक्स की सीजनलिटी हो या सेक्टर या सेलेक्टिव काउंटर की सीजनलिटी हो। और बिल्कुल आपने सही कहा, सीजनलिटी के एंगल से कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर काउंटर यूजुअली इस महीने वर्क करते हैं। और आपने जब मानसून की बात की तो वैसे भी माहौल और मूड है काफी एक तरोताजा हो जाता है, क्योंकि हीट वेव के बाद में मानसून का आगमन कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि एग्री जो इकोनॉमी है वो नया ट्रिगर बाजार के मूड को देगी। ओके, सीधा हम कोरोमंडल फर्टिलाइजर पे बात करते हैं। जब हम फर्टिलाइजर्स की बात आ रही है, अब देखोगे ऑलरेडी पिछले 10 वीक में बड़ा मूवमेंट आ चुका है। लगभग 1600 वाला काउंटर 2500 के आसपास की जर्नी कर चुका है। तो 25-30% के रनअप ऑलरेडी पिछले काफी वीक में आ चुके हैं, और ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर था, और काफी बार हमने रिकमेंड भी किया। आगे के लेवल की बात करें तो मेरा मानना है मोमेंटम बरकरार रहेगा। पिछले 4 सालों से काफी अच्छा रनअप हुआ है, लगभग 3 टाइम्स रिटर्न यहाँ पे देखने को मिले। मेरा मानना है अभी भी मूव बरकरार रहेगा। लगभग 2350 के हायर बेस बने हैं, और उन हायर बेस से 2700 तक के टारगेट आपको कोरोमंडल फर्टिलाइजर में बनने चाहिए। फैक्ट की बात करें, बॉटम आउट अप्रोच हो रहा है, ओनली प्रॉब्लम है मोमेंटम स्लो है, बट यस 800 के हायर बेस से 855 तक के टारगेट फैक्ट में बनने चाहिए। चंबल काफी अच्छा लग रहा था, बट काउंटर में बीच में एफएनओ बेन में आ जाता है, प्लस कैश और फ्यूचर के प्राइस में भी काफी डिफरेंस बीच बीच में हो रहा है, उसके चलते यहाँ पे मोमेंटम नहीं बन रहा है। एनएफएल की बात करें तो एनएफएल में बॉटम आउट अप्रोच बने, बट सही मायने में देखें तो कोरोमंडल और फैक्ट ये 2 प्रेफर्ड पिक रहेंगे फर्टिलाइजर स्पेस में इस मोमेंटम को बीट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर, सिलेक्टिव रूरल रिलेटेड ऑटो ट्रैक्टर काउंटर पे फोकस करना ही चाहिए। वेल एक्सप्लेन चंदन जी। कोरोमंडल इंटरनेशनल और साथ ही फैक्ट, अगर फर्टिलाइजर स्पेस को प्ले आउट करना है तो प्रेफर्ड बेट्स है यहाँ पर चंदन जी की तरफ से। चंदन जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और बाजार पर अपना नजरिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू यू। और इस बीच कैबिनेट मीटिंग के अपडेट्स आ रहे हैं। कल बुधवार के दिन कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, और ये बैठक से जुड़े सारे के सारे टेक अवेज हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन कल के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर है जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और 10 के बाजार की शुरुआत करते हैं। सीधा हेडलाइन